भाग संख्या कल हम 1 पढ़ाए थे, भाग संख्या 1। चलिए अब ध्यान से समझिए, भारत का जब विभाजन हुआ तो उस समय भारत को अलग अलग राज्यों, देशी रियासतों में बिखरे हुए थे। इन्हें जोड़ने की जिम्मेदारी सबसे जरूरी सरदार पटेल, उनके सहयोगी वीपी मेनन, और ब्रिटिश गवर्नर क्या नाम था उनका, वीपी मेनन बोल रहे, के मेनन रक्षा मंत्री थे, समझ में आ गया। वीपी मेनन, के मेनन क्या थे, रक्षा मंत्री 1962 में। तो वीपी मेनन और 3 लोगों की जिम्मेदारी थी भारत को जोड़ने की। चलिए अब हल्ला नहीं करिए, हम पूछते हैं, आप लोग बताइए, लड़की सबको दिक्कत हो रहा है तो घर चली जी, नहीं तो वहीं पे बैठ के पढ़िए, ठीक है। लड़की सबको खुश करके और उसके बाद उसको डांट दो, ऐसे ना पहुंचती है सब ना, कैसे एकदम गरम, कहीं आग उग जल रहा है उसमें पानी डाल दो, इसे एकदम पहुंच के रह जाती है। हम लोग का तो कोई इज्जत नहीं है यहाँ। भाई पूरे हिंदुस्तान में लड़कियों का पक्ष लेने वाले बहुत लोग लड़कियों का पक्ष लेंगे, ऐसे ऐसे, अकेले लड़कों की जिम्मेदारी हमारे ऊपर, और हम उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हैं। कोई कमी करते हैं, पूरा पूरा समर्थन करते हैं कि नहीं, और आप लोग का भी तो करते हैं समर्थन, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम लड़कों का समर्थन ज्यादा करते हैं, खुलेआम बोलते हैं। अब दूसरा, पूरी दुनिया इंडिया में सीबीएसई वालों को बहुत वैल्यू दिया जाता था। यहां आके बताते हैं क्या होता है सीबीएसई, जमीन पे ना बैठा देते सीबीएसई वाला, लेकिन इसे बहुत अच्छा होता है, मुस्कुराता बहुत अच्छा है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और कंसंट्रेशन से पढ़ते हैं। 1-2 दिन थोड़ा सा डिस्टर्बेंस रहता है। देखिए, जब देश आजाद हुआ तो देश को बहुत मुश्किल से जोड़ा गया। हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो द्वारा पुलिस कार्रवाई, बाबू ध्यान से बैठो, और कश्मीर को विलय पत्र द्वारा, कश्मीर को विलय पत्र द्वारा, और ये क्या नाम है, जूनागढ़ को जनमत संग्रह, अलग अलग करके जोड़ लिया गया। 552 देशी रियासतों को अलग अलग बड़े मुश्किल से क्या किया गया, जोड़ा गया। अलग अलग किताबों में कहीं 550 दिखेगा, कहीं 563 दिखेगा, लेकिन फाइनली कितने को जोड़ा गया था, 552। इनमें से कुछ तो बड़ी इजी मिल गए थे, 3 को ससुरा खचराई किया था। सब जोड़ने के बाद भारत में कितने राज्य बने थे, 4 राज्य। भारत में कितने राज्य, 4 राज्य ABCD, कौन बने थे, ABCD राज्य बने थे। देखिए, अगर आप यूपीएससी या बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के जैसे में सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं तो आपसे पूछेगा कि ए में कौन था, बी में कितने थे, सी में और डी में। देखिए, ए में 9, बी में 9, सी में 10, और इसमें यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश, कौन था, केंद्र शासित प्रदेश। अब ध्यान से समझिए बाबू, ये संख्या नहीं पूछेगा, कहेगा कि किस कैटेगरी के राज्यों को राज्य ए में रखा गया। तो जो जहां जहां भारत ब्रिटिश का एरिया था, किसका एरिया था, ब्रिटिश का एरिया था, तो ब्रिटिश जहां राज करते थे उन्हें प्रोविंस कहते थे। वो क्या कहते थे, प्रोविंस। तो यहां पर ब्रिटिश प्रोविंस थे, किसके प्रोविंस, ब्रिटिश प्रोविंस। प्रोविंस मतलब होता है राज्य, तो किसके राज्य थे, ब्रिटिश के। तो जहां जहां ब्रिटिशर्स का 100% कब्जा हो गया था उसे कहा गया था ब्रिटिश प्रोविंस। लेकिन अंग्रेज भारत में कब्जा करने नहीं आए थे, बल्कि वो पैसा कमाने आए थे। तो वो कब्जा करने में इंटरेस्ट नहीं रखते थे, वो जानते थे कब्जा करेंगे, ससुरा पुलिस डिपार्टमेंट रखो, न्याय व्यवस्था रखो, नाली साफ कराओ, सड़क साफ कराओ, खर्चा दुनिया भर का लग जाएगा। सरकार को इनकम होता है, सरकार का खर्चा देखते हैं बहुत ज्यादा। तो अंग्रेजों का मेन फोकस था कि हमको एक ऐसा बकलोल राजा मिल जाए जो हमारी चमचई करे, सारा काम करे, उससे मोटा इनकम हम लोग रख ले। तो उन लोग ज्यादा से ज्यादा राज्यों को कब्जा नहीं किए, लेकिन उन राज्यों को कब्जा किए जहां युद्ध की संभावना ज्यादा थी, या जहां पर समुद्र ज्यादा हुआ करता था, जैसे बंगाल वगैरह एरिया, मद्रास, बंबई, ये सब एरिया। तो जहां ब्रिटिश प्रोविंस होते थे उन्हें किस राज्य में रखा गया, ए, ब्रिटिश प्रोविंस को ए। और जो देशी रियासत जहां राजाओं को वो बैठाए थे, तो उस समय के राजा किसके चमचा हुआ करते थे, अंग्रेजों के चमचा हुआ करते थे, तो उन्हें कहा गया देशी रियासत। क्या क्या, देशी रियासत। देशी रियासतों को किसमें रखा गया, बी में। क्या किसमें रखा गया, बी में। इसे प्रिवेंसरी स्टेट कहते हैं, देशी रियासत, जहां प्रिंस, यहाँ के प्रिंसरी स्टेट, यहाँ के राजाओं का शासन था। राजा को प्रिंस कहा जाता है ना, किंग राजा। तो प्रिंसली स्टेट, प्रिंसली स्टेट किसमें रखा गया, 2। तो जो बी में किसमें रखा गया, बी में। तो देशी रियासत, देशी रियासत मतलब जहां भारतीय राजाओं, भारत के वैसे राजा जो अंग्रेजों की सबसे ज्यादा क्या किए हैं, चमचई, तो उन्हें कहां रखा गया, बी में। कहां रखा गया, बी में। अब उसके अलावा अंग्रेज, देखिए ध्यान से, अंग्रेज का मेन उद्देश्य यही था कि भारत में विद्रोह न हो और ज्यादा से ज्यादा पैसा लूट के ले जाया जा सके। तो जो जो जगह पर नौसेना का अड्डा था, जो समुद्र के किनारे थे, या जो बहुत बड़े राज्य थे, उन्हें अंग्रेजों ने सीधे क्या रखा था, कब्जा कर रखा था। तो उसे कहा गया ब्रिटिश प्रोविंस, उसे किसमें रखा गया, ए में। और जहां जहां देशी रियासत, जैसे त्रावणकोर के राजा, जूनागढ़ के राजा, हैदराबाद के राजा, कश्मीर के राजा, तो ऐसे ऐसे जो थे सब, वो क्या थे सब भैया, देशी रियासत, प्रिंसरी स्टेट, इसके किसमें रख दिया गया, बी में। इसके अलावा अंग्रेज सब भारत में बड़े बड़े शहर देखते थे सब, जो बहुत डेवलप है। जैसे पूरे बिहार पर कब्जा करेंगे, उससे ज्यादा फायदा मिलेगा। आप पटना कब्जा कर लीजिए, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, बस झमेला भी नहीं है। 3 गो मेन का पैसा यही 3 से तो ज्यादा आता है, बिहार शरीफ, यही हो गया।
बड़े बड़े जैसे गया 4-5 गो खत्म हो गया। भोपाल मध्य प्रदेश में ले जाना है, भोपाल कब्जा जाइए, जबलपुर कब्जा जाइए, इंदौर कब्जा जाइए। देखिए मध्य प्रदेश का तो मेन चीजें कब्जा ली आपको। महाराष्ट्र में अगर कब्जा करना है तो पूरा महाराष्ट्र का जरूरत है कब्जा करने की। मुंबई, पुणे, नागपुर, औरंगाबाद, नासिक, ये सबको कब्जा कर लीजिए। तो अंग्रेजों ने 2 तरह का जमीन कब्जा किया, ध्यान से समझिएगा। एक, जिन्हें लगा कि ये राज्य में कभी भी बगावत हो जाएगी, उस पूरे राज्य को कब्जा कर लिया। दूसरा, उन्होंने देखा कि कौन कौन बड़ा बड़ा शहर है जहां बिजनेस ज्यादा होता है, वहां पर भी कब्जा कर लिया। अब कहा यहाँ हमारा कमिश्नर बैठेगा। अब भैया एक शहर बैठाने के लिए पूरा ब्रिटिश को नहीं ना बैठाएंगे, किसे बैठा दिया? कमिश्नर को। तो जो छोटका छोटका राज्य थे, छोटका छोटका शहर जैसे भोपाल, मुंबई, नागपुर, रायपुर, इंदौर, कानपुर, लखनऊ, जालंधर, अमृतसर जैसे बड़े बड़े शहर पर क्या पूरे राज्य को अंग्रेजों ने कब्जा किया या पर्टिकुलर शहर को? तो उसे क्या कहा गया? कमिश्नरी स्टेट। क्या कहा गया? कमिश्नर, जिसे कमिश्नर कहते हैं। अब जैसे सिंपल सी बात है, अभी के वर्ष में तो संवैधानिक पद है, पटना का जितना काम धाम होगा पटना के कमिश्नर देखेंगे। पटना के किसी डिसीजन को पटना के कमिश्नर क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। डीएम साहब अगर डिसीजन ले लिया ना तो कमिश्नर क्या कर देगा? चेंज कर देगा। तो सी में किसे रखा गया? कमिश्नरी स्टेट को। किसमें? कमिश्नरी स्टेट को। और इसमें रखा गया केंद्र शासित प्रदेश। उस समय अंडमान निकोबार हुआ करता था, लक्षद्वीप पर कोई विशेष ध्यान नहीं था। तो केंद्र शासित प्रदेश उस समय कौन था? अंडमान। क्या था? अंडमान। और क्या था? निकोबार। अंडमान और निकोबार, अंडमान निकोबार उस समय यही एक केंद्र शासित प्रदेश में मुख्य रूप से यही था। बाद में ना धीरे धीरे डेवलप होते गया, अन्य राज्य भी जुड़ते गए। तो अगर आप वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं, ग्रुप डी, खलासी, चपरासी, रेलवे, गैंगमैन, ये सब का, तो आप बस इतना याद रखिएगा, 552 देसी रियासतों को सरदार पटेल, वीपी मेनन और लॉर्ड माउंटबेटन, इन तीनों के सहयोग से क्या किया गया? मर्ज किया गया। और इसके बाद अगर पूछेगा कि मर्ज करने के बाद, हल्ला नहीं करो बाबू, मर्ज करने के बाद क्या किया गया? उन्हें कितने राज्यों में बनाया गया? 4, ए बी सी डी। मर्ज करने में 3 राज्यों ने टेंशन किया। कश्मीर को कैसे मिलाया गया? विलय पद। जूनागढ़ को जनमत, हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो, पुलिस कार्रवाई ऑपरेशन पोलो, ऐसे ही के काम खत्म हो। लेकिन अगर आप कमीशन लेवल का तैयारी करें तो पूछेगा कि भारत में एबीसीडी, फजल अली आयोग से पहले एबीसीडी जो राज्य थे उसने कमिश्नरी स्टेट को किसमें रखा गया? सी में। ब्रिटिश प्रोविंस को रखा गया। देसी रियासतों को, देसी रियासतों को प्रिंसरी स्टेट, क्या कहते हैं? प्रिंसरी। केंद्र शासित प्रदेश को बी में, केंद्र शासित प्रदेश को डी में, केंद्र शासित प्रदेश को डी। क्या ये भारत का शासन सक्सेस होता है ऐसे? नहीं। इतना बड़का बड़का राज्य ए में आ रहा है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? जहां तहां से सी, जैसे हैदराबाद के बड़े बड़े शहर को किसमें घुसा दिया? सी में। जहां झूठ फूट कहीं कहीं छोटा छोटा, जहां जहां मेन शहर है उसको किसमें घुसा दिया? सी में। अब आप ही बताइए, आपको कोई कहेगा कि आप किस राज्य में आते हैं? सी, तो पता चला सी में नागपुर भी है, सी में मुंबई भी है, सी में बेंगलोर भी है, सी में चेन्नई भी है। अरे भाई सी में, तुम अब उसके पूछोगे सी में कहां? आपको कैसा लगेगा? अगर कोई बिहार से हो तो लोग कहेंगे ना बिहार में कहां, तो आप डिस्ट्रिक्ट बताते हैं। अब पता चला आप कहेंगे कि इंडिया में है, भाई बिखरा हुआ अच्छा नहीं ना लगेगा? आप ही बताइए, सी कभी सही लगता? इधर उधर बिखरा हुआ था। तो इसके लिए भारत में विरोध होना चालू हो गया। किसके लिए? ऐसे राज्यों के बनावट के लिए। तो इसको मिटा दे। लिखने के लिए आपको मटेरियल कल देंगे, एक चैप्टर खत्म होगा, एक चैप्टर का आपको पीडीएफ मिलेगा। तो इसके लिए क्या होने लगा बाबू? विरोध होने लगा कि हमको एबीसीडी नहीं चाहिए। तो कहा गया कि इस तरह से बांटिए राज्यों को कि एक जैसे लोग एक जगह पे रहे। या तो कल्चर के हिसाब से मिलाइए, या तो उनके खान पान के हिसाब से मिलाइए, नहीं तो भाषा के। तो कल्चर का पता करना काफी मुश्किल होता है, किसका कल्चर कैसा है। अब इसमें अलग अलग लोगों का अलग अलग कल्चर होगा, अलग अलग रहन सहन खान पीन होगा, लेकिन भाषा के आधार पर आप क्या कर सकते हैं? इजीली पहचान सकते हैं। यहाँ पर नॉर्मली सारे लोग को हिंदी, भोजपुरी, मैथिली, मगही, सब टाइप की भाषा आती होगी, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो उन लोगों ने कहा कि भाई सबसे इजी रहेगा किस आधार पर? भाषा के। भाषा के आधार पर इसलिए कहा गया क्योंकि भाषा के आधार पर पहचान करना काफी सिंपल होता है। समझ में आ गया कि नहीं गया? इसमें कोई है जो हिंदी नहीं जानता है? ऐसा कौन बैल है? सब जानता। बंगाली कितने लोग जानते हैं? बहुत लोग इसमें बंगाली भी जानते हैं। तो क्योंकि बिहार से सटा हुआ है बंगाल, यहाँ पर इजीली पता कर सकता है आदमी भाषा के आधार पर तुरंत। सर अब हम कह देंगे इसमें बिहार का कल्चर कितने लोग के पास है? सबके पास। यूपी का कल्चर, भैया यूपी बिहार में सेम कल्चर है, दिक्कत हुआ कि नहीं हुआ? अब वही भाषा के लिए बता दे तो तुरंत लोग बता देते। तो इसके लिए बनाया गया, सुप्रीम कोर्ट के एक जज थे जिनका नाम था एस के धर आयोग। 1948 में रिपोर्ट दिए थे लोग अगले साल। एस के धर ने, किसने? एस के धर ने कहा कि देखिए बाबू टारगेट का मटेरियल है, टारगेट के मटेरियल है, फाउंडेशन का नहीं है, उसमें मत देखो, उसको छोड़ दो, उसको छोड़ दियो, यहां देखो ध्यान से, ठीक है बाबू? जो चीज हम बता रहे हैं वो टाइपराइटर लिखा है 1914 में, यहां कौन लिखा है? कौन सही है? वो टाइपराइटर से कभी भी मिस्टेक हो सकता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? राइटिंग डिस्टर्ब हो गया वहां पे, इसलिए तू लोगों की कॉपी पलटती है, बंद करो इसको, सामने में बैठिए लोग पूछ देंगे। एस के धर रिपोर्ट कब दिए? गोली मारिया। रिपोर्ट कब दिए? अगले साल। तो कंफ्यूजन में नहीं रहिए, कभी कभी क्या देता है? गठन देता है, और कभी कभी क्या देता है? रिपोर्ट।
तो ये हो गया एसके धर। एसके धर ने कहा कि देखिए भाषा के आधार पर आप राज्यों का गठन नहीं कीजिए। एक और समिति का गठन किया गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सिद्धारमैया। तो इसे सिद्धारमैया पीवी जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सिद्धारमैया समिति 1948। इन्होंने भी कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन सही बात नहीं है। ले अभी क्वेश्चन क्या है, भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला आयोग एसके धर है। क्या इसने कहा, जैसे लोगों का कहना था शुरुआत से ही कि गुजरात बोलने वाले को गुजराती, जहां गुजराती बोला जा रहा है गुजरात, जहां मराठी बोला जा रहा है वहां महाराष्ट्र। पहले ये एक में था, यहां से लेकर ये पूरा एक में था। इसको कहा जाता था बंबई। क्या कहा जाता था? बंबई। क्या दिक्कत होता था कि नहीं होता? तो वहां के लोगों का कहना था कि देखिए भैया, इसमें जहां तक महाराष्ट्र मराठी बोला जा रहा है उसको क्या बना दीजिए महाराष्ट्र, और जहां गुजराती बोला जा रहा है उसको क्या बना दीजिए गुजरात। उसमें नीचे ये आंध्र प्रदेश वाला कहता था कि इसको क्या बना दीजिए तेलुगु। कर्नाटक वाला कहता था कन्नड़ बोलते हैं कन्नड़ बनाइए, और यहाँ आंध्र प्रदेश वाला तमिलनाडु वाला कहता था तमिल बोलते हैं तमिल बनाइए। तो यहाँ तो पहले ससुरा तुम लोग सब आओगे ए बी, किसमें देसी रियासत में, बी में जाओ। अब पगला गया यहाँ पर, कैसे होगा? तो सरकार कोई भी डिसीजन अपने मन से नहीं लेती है, एक प्रॉपर कमेटी बनाती है, उस कमेटी की रिपोर्ट आती है, उस रिपोर्ट पर गहन अध्ययन किया जाता है सही है या नहीं है, गवर्नमेंट इतना इस चीज को इंप्लीमेंट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। तो एसके धर उन्होंने क्या कहा, भाषा के आधार पर राज्यों को मत बनाए। इसका विरोध चालू हो गया। तब बनाया गया किसको? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और देखिए जैसे जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सिद्धारमैया। आगे पढ़ाएंगे कि पट्टाभी सिद्धारमैया को कांग्रेस का ऐतिहासिक मतलब इतिहासकार कहा जाता है। तो जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सिद्धारमैया। समिति का नाम जेवीपी। कौन समिति? जेवीपी। जेवीपी समिति ने भी कहा कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन ठीक बात नहीं है। लेकिन बवाल चालू हो गया। गुजरात वाला कह रहा है कि गुजराती बोलने वालों का अलग गुजरात होना चाहिए, महाराष्ट्र वाला कह रहा है कि मराठी बोलने के लिए अलग महाराष्ट्र होना चाहिए। इसी को बवाल हुआ। इधर तेलुगु भाषा बोलने वाला कह रहा है कि हमारा अलग से आंध्र प्रदेश होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अलग से आंध्र प्रदेश होना चाहिए। इसमें एक भूख हड़ताल पर बैठ गया पेट्टू श्रीरामुलु। कौन बैठ गया? पेट्टू श्रीराम, पेट्टू श्रीरामुलु, पेट्टू श्रीरामुलु, रामलू। ये कहा कि भैया हम तेलुगु भाषा बोलते हैं, हमें रखा गया है महाराष्ट्र के साथ, हमें रखा गया है गुजरात के साथ। हम एक के राज्य में तनी सा दूर जाते हैं तो भाषा चेंज हो जाता है, तनी और हिल जाते हैं तो और भाषा चेंज हो जाता है। भैया हमको वहीं तक रखो जहां तक हम लोग की भाषा है। हम थोड़ी ना तुमसे कह रहे हैं कि देश से विभाजन कर दो। पता है कि भारत एक राज्यों का क्या है, यूनियन है। हम कर रहे हैं, रामलू का कहना था कि इतना दूर में तेलुगु बोला जाता है, हेलते हैं यहाँ से तो मराठी शुरू हो जाता है, और हेल जाएंगे तो यहाँ से गुजरात शुरू होता है। हमको समझे में नहीं आता है कि भाई हम देश में कम से कम राज्य एक जैसा कीजिए। तो नेहरू ने कहा कि ना हो। तो इसके जो धारा आयोग है इसने कह दिया कि नहीं होगा। जेवीपी समिति ने नहीं होगा, जाओ भाग में जाओ, भूख हड़ताल करो, बैठो। अन्ना हजारे भी 14 दिन थे, ममता बनर्जी भी 14-15 दिन भूख हड़ताल पर थी। समझ में कि नहीं? पहले मुख्यमंत्री नहीं थी ना ये ममता बनर्जी। तो बंगाल में टाटा कंपनी ने सिंगरूर में बहुत बड़ा टाटा का कारखाना लगाया था, उसमें किसानों की जमीन चली गई थी। आई भूख हड़ताल पे बैठ गए। किसान इमोशनल होता है, समझ गया आई कि ममता बनर्जी बहुत अच्छी है, इमोशनल गेम खेल दी, और उसके बाद क्या बन गई? सीएम। अभी तो और भयानक बहुमत से चलाई, इस बार तो और खतरनाक बहुमत से चलाई। तो अपना तो पेट्टू श्रीरामुलु को क्या किया? भूख हड़ताल पर बैठा दिया। भूख हड़ताल पर आप खाना नहीं खा सकते, लेकिन पानी पी सकते हैं, ग्लूकोज पी सकते हैं, खाना अन्य नहीं खा सकते। समझ में? एनर्जी ड्रिंक हल्का हल्का ले सकते हैं, लेकिन खाना नहीं खाएंगे। मतलब एनर्जी ड्रिंक में भी जब बीमार पड़ेंगे तो नींबू पानी हल्का सा। और उस समय 1952 की बात है। कौन सा आपका एनर्जी ड्रिंक था यहाँ पर? मैंने कौन सी? कोको कोला, नींबू पानी, बस वही देसी वाला। इनको छोड़ दिया 1952 में भूख हड़ताल पर। कितना में? 1952 भूख हड़ताल पे क्या कर दिया? छोड़ दिया। और भूख हड़ताल पर इनको 56 दिन छोड़ दिया। अभी बता 56 दिन में बेचारा श्रीरामुलु का क्या हाल होगा? राम जी के पास चल गया बेचारा। पेट्टू श्रीरामुलु 56 दिन के भूख हड़ताल के बाद क्या हो गया? मर गया। ये किस राज्य की मांग कर रहा था? आंध्र। पेट्टू श्रीरामुलु के मरने के बाद आंध्र प्रदेश में भीषण बवाल हो गया। जरा सोचिए, अन्ना हजारे भूख हड़ताल पर बैठे थे, और गलती से अगर अन्ना हजारे की मौत हो जाती भूख हड़ताल पर, लोग का क्या हाल हो जाता सोचिए। तो हल्का मचा देता आदमी की सरकार कैसे नहीं मानेगी मेरी हाल। समझ में आ गया कि नहीं? जैसे सोनू सूद इतने महान व्यक्ति भारत के, अगर मान के चलिए भारतीयों के लिए आवाज उठाते हैं, अगर वो भूख हड़ताल पर बैठ जाए और सरकार उनके भूख हड़ताल को नजरअंदाज करे, और 56 दिन भूख हड़ताल के बाद अगर उनकी मृत्यु हो जाए, तो भाई साहब कोई अपने घर में रहेगा? सड़क पर निकलेगा।
समझ में आ गया कि नहीं? सब लोग बगावत कर देगा कि नहीं कर देगा? तो पेट्टू श्रीरामुलु जो था आंध्र प्रदेश के लोगों की मांग कर रहा था। तेलुगु लोग क्या निकल गए सड़क पे, लुंगी निकाला, ऐसे धाए से बांधा लुंगी चाय देखिए साउथ की नहीं ऐसे पैर मारेगा लुंगी बांधेगा तुरंत। अब भयानक आंदोलन हो गया। नेहरू ने कहा कि भाई ये मरा तो बवाल हो गया। जगह जगह आंध्र प्रदेश में चक्का जाम, जिला मुख्यालय जाम, नेताओं को गरियाना चालू, अंग्रेज को गरिया, नेहरू को गरियाने लगा सब की तोरा से तो अच्छा अंग्रेजवा था रे, भाग यहाँ से दलाहू जी कहीं का। अभी तो परेशान हो गए कौन? जवाहरलाल नेहरू। अब कहें कि तो भाई दिक्कत हो गया, ये तो मानिए नहीं रहा सब, अब क्या कीजिएगा? अब जब नहीं माना सब तो भाई आपको जब जनता बगावत कर देगी तो आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अब यहाँ पर चक्का जाम सब जाम हो गया यहाँ पर, तो मजबूरी में 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन किस आधार पर हो गया? भाषा। किस आधार पर हो गया? भाषा। तो भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य, भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य पेट्टू श्रीरामुलु किस राज्य की स्थापना के लिए भूख हड़ताल? भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला आयोग, पहला आयोग एसके धर आयोग, एसके धर आयोग। उसके बाद कौन सा आयोग बना? दूसरा आयोग कौन बना? जेवीपी। क्वेश्चन पूछ देगा इनमें से कौन सा व्यक्ति जेवीपी समिति का सदस्य नहीं था? तो आपको कितने का याद रखेंगे नहीं था? याद रखिए 3 को कौन था, उसके सिवा कोनो मिले उसको क्या कर दीजिएगा? छाट दीजिए। जवाहरलाल नेहरू थे, पट्टाभी सीतारामैया, बाल गंगाधर तिलक, कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। इन्होंने क्या भाषाई आधार पर राज्यों को मान्यता दिया? भाषाई आधार पर राज्यों को मान्यता नहीं दिया। भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश। कब बना था? 1 अक्टूबर 1953। अब बाकी के राज्य क्या चुप बैठेंगे? गुजरात कहा कि जब उसको मिलतो तो हमको क्यों नहीं मिलतो? केम छो? गुजरात कहा कि मेरा भी रहेगा, महाराष्ट्र कहा कि हमारा भी रहेगा, कन्नड़ कहेगा कि तो हमरो रहेगा, बिहारी करा था हमको न छांट के लो हमरो तो यहां से बिहार भी बोलने लगा। पंजाब वाला कहा कि सगा पुत्र इथे रख उन लोग का अलग भाषा होता है। पंजाब किसका? मेरा। अब सरदार लोग, अब जवाहरलाल नेहरू जो थे ना पगला गए, कहे कि सचरा एक जगह का विवाद शांत करने के लिए हम आंध्र प्रदेश बनाए थे, ये तो महाबवाल हो गया, पूरे राज्य में इसका क्या हो गया? बवाल। अब उन्होंने पूरे देश को, जनता को संबोधन किया। उस समय टीवी भी नहीं था, रेडियो पे आते थे लोग। देश की जनता, आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि देश को शांति बनाए रखें। आप लोग की मांग को ध्यान रखते हुए हम सुप्रीम कोर्ट के सबसे तेज तरार जज खान बहादुर सर सईद फजल अली आयोग का गठन करते हैं। समझा गया? पूरा नाम क्या था? खान बहादुर सर सईद फजल अली। लास्ट का बस याद रखेगा, कौन सा? फजल अली। हाँ, फजल अली। तो फजल अली आयोग का गठन कब हुआ? 1953 में। 1953 में फजल अली आयोग से कहा गया, देख फजल अली भाई जज साहब, आप समझिए, टाइम लीजिए अच्छा से, जल्दबाजी मत कीजिए। एगो तो हम जल्दबाजी किए थे और श्री रामुलु मरा था, ओकरे चक्कर में हम आंध्र प्रदेश बनाए, हमको लगा विवाद ठंडा जाएगा, ये और बवाल काम कम कर दिया। तो इन्होंने किस आयोग का गठन किया? फजल अली आयोग। फजल अली आयोग की स्थापना 1953 में। गठन कब हुआ? 53 में। आयोग का नाम फजल अली। फजल अली। फजल अली आयोग का गठन 1953। कितने सदस्य थे? 3 सदस्य। 3 सदस्य। ये क्वेश्चन पूछेगा यूपीएससी में, देंगे ना तभी सब क्वेश्चन पूछेगा कितने सदस्य। कितने सदस्य? 3 सदस्य। इन्होंने अपनी रिपोर्ट दिया 1956 में। रिपोर्ट कब दिया इन्होंने? रिपोर्ट दिया 1956 में, और कहा कि ठीक है, आप भाषा के आधार पर राज्यों का गठन कर सकते हैं। राज्य का गठन किस आधार पर कर सकते हैं? भाषा के आधार पर गठन कर सकते हैं। उन्होंने उस समय 14 प्रमुख भाषा का चयन किया, 14 प्रमुख भाषाओं का। अतः उन्होंने कहा कि 14 राज्य बना दीजिए, 6 केंद्र शासित बनाइए। राज्य कितना बनाने को कहा? और केंद्र शासित कितना बोला? 6। कितना? 6। बाकी अलग अलग जगहों पे फिर आगे भी राज्य बने। पहाड़ी क्षेत्र को अलग करके उत्तराखंड बनाया गया, खनिज वाले क्षेत्र को अलग करके झारखंड बनाया गया, नक्सल और जंगल आदिवासी को क्षेत्र छत्तीसगढ़ बनाया गया। तो धीरे धीरे कई राज्य आगे भी क्या होते गए, टूटते गए। तो फजल अली ने क्या भाषाई आधार पर राज्यों की गठन की बात कही, लेकिन उन्होंने सख्त आदेश दिया कि अगर किसी राज्य की भाषा किसी व्यक्ति को नहीं आता है तो उस आधार पर उस व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं होगा। जैसे बंगाली भाषा के आधार पर पश्चिम बंगाल का निर्माण हुआ, लेकिन किसी व्यक्ति को अगर बंगाली नहीं आती है तो उसे उस राज्य में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। जिस व्यक्ति को मराठी भाषा नहीं आती है उसे महाराष्ट्र में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये किसने कहा था? फजल अली। किसने कहा? फजल अली। अब बताइए, किसी को कश्मीरी नहीं आती है, कश्मीर में रह सकता है कि नहीं रह सकता?
वो धीरे धीरे, अभी तो नहीं तो 47 लेके घूमता है, सब मार देगा सब। खैर बहुत हद तक शांत हुआ। अगर किसी को पंजाबी नहीं आती है तो पंजाब में रह सकता है कि नहीं? क्या उसके साथ पंजाब सरकार या पब्लिक भेदभाव करेगी? तब फजल अली ने कहा कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन सही है, लेकिन एक भाषा एक राज्य नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये भाषा जानोगे तभी हम तुमको यहाँ रहने देंगे। लेकिन वोट की राजनीति में कुछ देखिए, कुछ राजनीतिक पार्टियां होते हैं पूरे भारत को लेकर चलते हैं, तो उनकी विचारधाराएं पूरे भारत को संबोधित करने की होती है। लेकिन कुछ जो होते हैं सब उस समझता है सब कि हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, हम मतलब हमको पूरे भारत तक तो हम वैसे भी नहीं पहुंच पाएंगे, एक काम करते हैं अपने एरिया भर में सीमित रहो। जैसे महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में पार्टी है, देखते हैं तो कई गो पार्टी छोट छोट महाराष्ट्र में, मारो बिहारियों को। कभी सुने बीजेपी को कहे कि मारो बिहारियों को? क्योंकि बीजेपी को यहां भी आना है। लेकिन जो छोट छोट पार्टी है सब, वो बिहारी को मारो भगाओ, कर्नाटक वालों को भगाओ, यूपी वालों को भगाओ। यूपी वालों को वहां भैया जी बोलता है। भैया जी का मतलब क्या होता है? यूपी वाला। वहां किसी को बोल दो भैया जी तो कहेगा यूपी के रहने वाले। नहीं होना चाहिए, तो अलग अलग जगह पे। लेकिन ये कानूनी तौर पर फजल अली ने मना किया था। अभी बताइए, फजल अली सुप्रीम कोर्ट के क्या थे? जज थे। तो हमको क्या जरूरत है सुप्रीम कोर्ट के जज की बात मानने का? कोई आदमी मुकदमा किया आपके ऊपर कि आप जज हैं तो फैसला सुना दीजिएगा तो हम आपका बतिया मनबे करेंगे? नहीं मानेगा कोई भी। जज साहब कौन होते हैं बोलने वाले? जी आप फैसला सुनाइए, हमारा आदेश मत दीजिए। भारत केवल संसद का नियम मान सकता है, सुप्रीम कोर्ट का नहीं मानेगा। सुप्रीम कोर्ट का काम है, आप किसी दो आदमी में विवाद हो रहा है, आप विवाद का फैसला सुनाइए। आप कौन होते हैं कहने वाले कि ये सही है ये गलत है? हम लोगों ने अपना चुन के प्रतिनिधि भेजा है संसद में, 10 लाख के ऊपर एक आदमी को हम लोगों ने भेजा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो सुप्रीम कोर्ट को कोई अधिकार नहीं है आप। तो जनता ने कहा कि हाँ बात तो सब कुछ सही है, लेकिन हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसके लिए आपको इसे संविधान में जुड़वाना पड़ेगा, क्योंकि संविधान में राज्य कैसे थे सर? ABCD। संविधान में जब ABCD लिखल है तो हम फजल अली आयोग की बात क्यों मानेंगे? तो इसके लिए संशोधन करना जरूरी होगा कि नहीं होगा? बहुत ज्यादा जरूरी होगा संशोधन करना। तो फजल अली के बात को मानने के लिए जवाहरलाल नेहरू ने 1956 में रिपोर्ट कब दिए थे? 1956। तो इन्होंने 1956 में संविधान में संशोधन किया। संविधान में क्या किया? संशोधन, अमेंडमेंट किया। संविधान में 7वां संशोधन किया। कौन सा संशोधन? 7वां संशोधन। कौन सा संशोधन? 7वां संशोधन। और भारत में भाषाई आधार पर, किस आधार पर? भाषाई आधार पर, भाषा के आधार पर राज्यों को क्या किया गया? गठन किया गया। और राज्यों को क्या दिया गया? कानूनी मान्यता। जब तक कोई चीज संविधान में नहीं रहेगी, क्या उसे कानूनी मान्यता मिलेगी? नहीं। तो क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, भाषाई आधार पर राज्यों की स्थापना को मान्यता देने वाला आयोग फजल अली आयोग। भाषाई आधार पर राज्यों को मान्यता न देने वाला आयोग SK धर और JVP समिति, इन्होंने मान्यता नहीं दिया। सुनिएगा ध्यान से, कौन से संशोधन ने भाषाई आधार पर राज्यों को संवैधानिक मान्यता दे दी? हाँ, 7वां। ये संवैधानिक मान्यता थी। तो जरूरी फजल अली बोल देंगे तो मान लेंगे? पता चला हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज साहब कुछ बोल रहे हैं कि ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए। आप कौन है भाई? आप बहुत अच्छे पद पे है, ज्यादा मत कूदिए उसके आगे। आपकी बात कोई नहीं मानेगा। जो जरूरी है हम उसी चीज को क्या करेंगे? मानेंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़े। तो ये हो गया भाषाई आधार पर राज्यों को मान्यता देने वाला राज्य कौन? भाषाई आधार पर राज्यों को मान्यता किस आयोग ने दिया? फजल अली के सिफारिश के आधार पर। फजल अली के सिफारिश के आधार। कितने राज्य बने? कितने केंद्र शासित बने? तो अब तो केंद्र शासित को हटाइए, वहां पर तो छोटा है। अभी कितना है? 8 है। केंद्र शासित कितना है? 8। तो फजल अली आयोग के सिफारिश पर कितने राज्य बने? 14। कितने राज्य? 14। वर्तमान में राज्य कितने हो गए? 28। सीधे डबल हो गए हैं। कितना हो गया? डबल हो गया। तो आप ऐसे ही जोड़िए ना, 3 को तो सन 2000 में अलग हो गया। झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड, और पंजाब से भी कई टूटे। तो फजल अली तक में समझ में आ गया। यहां हम आपको हर टाइप के सवाल आपको बता रहे हैं, चाहे आप ग्रुप डी खलासी चपरासी में बैठिए, चाहे किसी में भी बैठिए। इसके आगे अब हम समझते हैं अन्य राज्य कैसे टूटे। यहां तक में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। क्वेश्चन पूछेगा, किस वायसराय ने भारत को एकत्रित करने में मदद किया? लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन। सुनिए ध्यान से, ब्रिटिश कमिश्नरी क्षेत्र को ABCD में कहां स्थान मिला था? कहां मिला था? सी में। ये बोलता है, कौन ये बोला है? ब्रिटिश कमिश्नरी क्षेत्र को सी में। ब्रिटिश कमिश्नरी क्षेत्र, ब्रिटिश प्रोविंस को किसमें रखा? ब्रिटिश प्रोविंस को देसी रियासत। देसी रियासत बोलेगा तो बी, लेकिन आप लोग मार देंगे देसी रियासत बी। वो भी जानता है एग्जामिनर भी कब फंसेगा, अंग्रेजी दे देगा। प्रिंसली स्टेट, ले प्रिंसली स्टेट, देखो मार दिया। ये बकलोल कहीं काम जान रहे थे, गलती करेगा। प्रिंसली स्टेट को ही देसी रियासत कहते। किसमें गया था? बी। किसमें गया था? कमिश्नरी क्षेत्र, केंद्र शासित। फजल अली आयोग के आधार पर कितने राज्य बने? केंद्र शासित कितने? 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश। फजल अली आयोग ने रिपोर्ट कब दिया? 56।
फजल अली ने रिपोर्ट कब दिया? 56 में। 56 के बाद क्या भाषाई आधार पर राज्य बचे? नहीं, भाषाई आधार पर राज्य नहीं बचे। इनका नामकरण कैसे हो गया? भाषा सॉरी एबीसीडी वाला नहीं बचा, कैसे बच गया? भाषा के आधार। यहां पर एक बड़ा सा राज्य था, यहां पर एक बड़ा सा राज्य था, इसका नाम था पेप्सू। क्या नाम था? आप लोग कोई पेप्सू नाम का राज्य तो आप लोग अपने नहीं सुने होंगे, आपके दादाजी के समय यहाँ एक राज्य हुआ करता था पेप्सू। पंजाब एंड ईस्ट पटियाला स्टेट यूनियन, इतना बड़ा नाम था इसका, पेप्सू। क्या नाम था? पेप्सू। पेप्सी नहीं, पेप्सू। क्या नाम था? पेप्सू। आपको ऐसे भी याद होगा, पहला राष्ट्रपति शासन यानी राज्य में पहला आपात कहां लगा था? पेप्सू में। पेप्सू में लगा था। उस समय पंजाब था ही नहीं, क्या था? पेप्सू था। पेप्सू था वो, क्या था? पेप्सू। तो पंजाब एंड ईस्ट पटियाला स्टेट यूनियन इतना बड़ा राज्य था। इसमें इन लोगों ने भी कहा कि भैया जब देश में अलग अलग भाषा, अलग अलग संस्कृति के आधार पर विवाद हो रहे थे, तो इसका सुलझाने के लिए जब फजल अली आयोग बन सकता है, तो हम लोगों में भी बहुत सारी असमानता है, हम लोग को भी अलग आयोग चाहिए। तो पेप्सू विवाद को सुलझाने के लिए फजल अली आयोग के 10 साल बाद 1966 में, फजल अली कब बना था? फजल अली ने रिपोर्ट कब दिया? 56। रिपोर्ट कब मिला? 56। और 56 के 10 साल बाद 66 शाह आयोग का गठन किया गया। कौन सा आयोग? शाह आयोग का गठन किया गया। शाह आयोग ने कहा कि पेप्सू जो जगह है उसमें बहुत ही ज्यादा समस्या है। पहली समस्या कि यहां पर बहुत ज्यादा एरिया में हिंदी बोली जाती है, कुछ जगहों पर पंजाबी बोली जाती है, कुछ जगहों पर बहुत ही ज्यादा पर्वत है, बहुत ही ज्यादा क्या है? पर्वत है, और कुछ क्षेत्र इसमें विवादित है। क्या है? विवादित है। तो कहा कि भैया एगो राज्य पेप्सू, एगो राज्य पेप्सू, एगो पेप्सू में कई गो समस्या? 4 गो। छाप ले बमनी, छाप ले। सब इतना होशियार बनती है ना, सब हम लोग ना 15-20 साल पहले कर चुके हैं लोग। हम लोग भी जब विद्यार्थी थे लोग, तब उस समय श्याम पट पे पढ़ाया जाता था, ये सबको समझे में नहीं आता। कहते हैं कि समझ जब हम छाप लेगी सब पूरा एकदम, मतलब कितना समझा लो नहीं, इन सबको कोई असर नहीं पड़ता। और के बाद कहेगी सब खान सर लड़की सब कोई बोलते रहते हैं, लड़कवा को बोले ये सब देवता का रूप है सब। तो टेंशन नहीं, हम तुम लोग के साथ। और आप लोग के हम कितना साथ है वो तो आप लोग को पता ही। गुस्सियाती है तुम लोग, गुस्सिया के क्या कीजिएगा? चलो ध्यान से देखो, फजल अली आयोग के, फजल अली ने रिपोर्ट दिया 56। फजल अली ने रिपोर्ट दिया। रिपोर्ट के 10 साल बाद पेप्सू विवाद को सुलझाने के लिए शाह आयोग ने एक पेप्सू राज्य में कितने विवाद गिनवाए? इसके आधे हिस्से में हिंदी भाषा, इसके आधा हिस्सा में पंजाबी, इसके कुछ हिस्सा में पर्व, और कुछ जगह विवाद। जहां हिंदी बोला जाता था उसे बना दिया हरियाणा, जहां हिंदी बोला जाता था उसे क्या बना दिया? हरियाणा। क्या बना दिया? हरियाणा। हिंदी भाषा वाले को हरियाणा। जहां पंजाबी बोली जाती थी पंजाब, क्या बना दिया? पंजाब। जहां पर्वत था हिमाचल प्रदेश, जहां पर्वत था हिमाचल प्रदेश। अब बता, हिमाचल प्रदेश में पर्वत है कि नहीं है? पंजाब में कौन सी भाषा? हरियाणा में हिंदी, हिंदी बोली जाती है। वहां हिंदी, हरियाणा की हिंदी एकदम खड़ी बोली है, हरियाणा वाला हिंदी बोलेगा सब ना, मतलब उनकी भाषा गजब होती है, लगेगा डांट रहा है। हाँ, अजीब टाइप का। हम गए हरियाणा में, बड़ी लेकिन इज्जत करता है सब मेहमान का, खाना खिलाएगा सब ऐसे ना, एकदम घर की भैंस रहेगी। ओए खान सर यार दही खा लो, हम यार खिला रहा है, डरा रहा है यार। लेकिन वो देखिए भाषा पे मजे, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा कि इन लोग का आवाज ही ऐसा होता है, डर, लेकिन बहुत खान पीन उन लोग का बहुत अच्छा होता है। क्या सर जी ऐसे खाओगे? मतलब उनकी भाषा बहुत अच्छी होती है, मतलब उनकी भाषा अच्छी, मतलब कहने सेंस कि आप अगर समझ रहे हैं तो आपको समझ, अगर फर्स्ट टाइम सुनेंगे तो आप डर जाएंगे, यार डांट क्यों रहा यार, हम तो कुछ गलती ही नहीं किए। वो लोग थोड़ी, उनकी भाषा में बोल्डनेस ज्यादा होता है, बहुत खान पीन सब चीज। उन लोग खेती वगैरह बहुत करते हैं, सबके घर में जाके देखिएगा ट्रैक्टर वगैरह रहेगा, 2-4 भैंस रहेगी यहाँ पर, बहुत जबरदस्त। गाड़ी के तो बहुत शौकीन होते हैं भाई साहब, बहुत ज्यादा शौकीन, बुलेट वगैरह वहां पर बहुत। तो यहाँ पर देख ध्यान से समझिए, पर्वतीय क्षेत्र को क्या बना दिया? पंजाबी को हिंदी भाषा, विवादित क्षेत्र को चंडीगढ़, चंडीगढ़ क्या बना दिया? चंडीगढ़। बताइए पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, हरियाणा की राजधानी क्या बना दिया? केंद्र शासित। क्या बना दिया? केंद्र। क्या हो गया? वो तबीयत खराब हो गया?
साइड हो जाएगा थोड़ा सा, उसका तबीयत गड़बड़ हो गया। वहां हवा भी तो नहीं जाता होगा ना। पानी दो पानी, उधर भी एक तो पंखा लगा दो। ये पंखा कौन रोक कौन दिया? असल में अब नाश्ता वास्ता आप लोग करो और क्या कीजिए, लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए बहुत थोड़ा सा। हाँ कौन घोंचू यहाँ आके ब्रश कर रहा था? यहाँ आके ब्रश कर रहा था सब। चलिए ध्यान से समझ, इतना तक समझ में आ गया। भाग संख्या एक क्या हो गया? समाप्त। भाग एक में कितने अनुच्छेद? एक में भारत राज्यों का यूनियन, दो में विदेशी राज्य को मिला सक, तीन में वर्तमान राज्य को तोड़ सक, चार में दो और तीन के काम में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। प्रारंभ में कितने देशी रियासत? 552। सबको मिलाने के बाद टोटल कितने राज्य में विभाजन? प्रिंसली स्टेट को बी, बी ब्रिटिश प्रोविंस, कमिश्नरीज, यूनियन टेरिटरी। हाँ एस के धर और जेवीपी क्या सहमति थे? भाषाई आधार पर मान्यता। फजल अली आयोग में कितने सदस्य? गठन कब हुआ? 53। रिपोर्ट कब दिया? कितने राज्य? कितने केंद्र शासित? कौन सा संशोधन? 7वां संशोधन कब हुआ? 1906। इसके बाद फिर से 10 साल बाद किसका सुधा? पेप्सू। कौन सा? पेप्सू विवाद सुलझाने के लिए कौन सा आयोग? हिंदी भाषा के लिए, पंजाबी के लिए, पर्वतीय क्षेत्र, विवादित क्षेत्र, चंडीगढ़। किसी को दिक्कत? विलय पत्र द्वारा किसे मिलाया गया? जनमत संग्रह, पुलिस कार्रवाई, हैदराबाद को मिला लिया गया। भाग एक में भारत संघ और उसका राज्य क्षेत्र समझ आ गया। भाग दो में क्या चीज है? नागरिकता। भाग दो में क्या है? नागरिक। इसमें बहुत सीए, एनपीआर, एनआरसी, एनआरआई क्या होता है, एनआरओ क्या होता है, ये सब ओवरसीज नागरिकता, दोहरी नागरिकता, एकहरी नागरिकता, एनआरसी टाइप कई सब चीजों को हम लोग समझेंगे कल के क्लास में। ठीक है, बीच में खाली कीजिए लोग, बाबू की तबीयत ठीक नहीं है, उसको निकलने दीजिए। पे तुम लोग सफेद टोपी बैठो तो वहीं पे पलथी मार के बैठ जाओ, एक एक करके बैठना चालू करो जैसे वो बैठा है। लाल टोपी वाले को इधर दिखाओ, आज एडजस्ट कर जाओ, कल से ज्यादा दिक्कत होगा तो नीचे एडजस्ट करना। बैठो, बस थोड़ा दूर एडजस्ट करो। जितने लड़के लोग हैं बाबू, रे कलक्का वाला कौन है ये? पीछे से तुम लंबा है, पीछे जाओ, या तो आगे बैठ जाओ, बैठ जल्दी बैठो। स्टार्ट करने दो हमरा, ना तो फिर एक घोचू आता है सामने एकदम गांव देहात से, एकदम मुंह देख रहा है कि सर उसको ना बोल रहे हैं बैठने के लिए, गरिया के बोले बैठ जो रे चोट्टा। अब बैठा है, अब बैठ रहा है, बैठ। यहां फोटानी नहीं मिलेगा। तुम काला टी शर्ट वाला उठा के फेंक देंगे नीचे। तोरा प्रोजेक्टर पे दिख रहा है ना, उधर देख। इधर वाले लोग जैसे जैसे एडजस्ट कीजिए। अब आगे बढ़ते हैं सब लोग, सुनिए, साउंड बढ़ाओ दी पीछे का। हल्ला तुम लोग कर रहा है तो क्या करे? एक साउंड कितना करेगा? हल्ला नहीं करो आवाज जाएगा, चिल्लाओ, तुम ही चिल्लाओ, उससे क्या मतलब बन रहा? हल्ला नहीं करोगे, यही माइक है, कोई अलग से नहीं रहता है। हल्ला करेंगे नहीं सुनाई देगा। शांति से रखिए, बिना माइक का भी बोलेंगे तो सुनाई देगा। 5 बजे 4 बजे सुबेरे आके पूरा मोहल्ला को डिस्टर्ब नहीं करेगा आप लोग। पूरे बाहर लाइन लग गया था, सब लोग पूछ रहे आज कोनो त्योहार हो लो का, तो कह रहा है सब मोहल्ला ना खान सर के बैच हो लो। यार देखो बात समझिए, इंसान दोस्त बदल सकता है, पड़ोसी नहीं। आपकी वजह से पड़ोस वालों को दिक्कत होता है। अगल बगल में लोगों की दुकान है, बेचारे 10 बजे दुकान बंद करते हैं, साफ सफाई करते करते 11-12 बज जाता है। उन लोग को तो कम से कम सोने दो यार। 4 बजे आके आप पॉलिटी पढ़ रहा है सब, कोनो पूछ रहा है फजल अली आयोग कब बना। हमको मोहल्ला वाला कह रहा है कि सर जी ये फजल अली कौन है। हम क्या हुआ तो अगर आपका लड़का फजल अली को खोज रहा है, हम कह नहीं खोज रहा है, उसको कल का पढ़ाए हैं। आप बाबू पूरे मोहल्ला को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। हम पूरी कोशिश में हैं कि आप लोगों को एक और हॉल जल्द से जल्द प्रोवाइड कराया जाए। अब मेरी साथ समस्या समझो, कोई भी टीचर कभी चाहेगा कि अपने बच्चों को इस तरह से जमीन पर बैठा के पढ़ाए, लेकिन आप लोग समझते नहीं हैं। अच्छा बात नहीं, लोग यार हमको चारों ओर से कहीं से नहीं छोड़ता है सर।
तो हम बहुत जल्दी हॉल नंबर 6, हाँ 5 नंबर भर गया ना, तो उन सबसे कहें कि बाबू दिक्कत मत करो, हम बहुत जल्दी हॉल नंबर 6 लेने वाले हैं। तो वो कह रहा है आप को बुद्धि नहीं है, हम कहीं क्या बोलेगा हमको, कर जब देख रहे हैं तो 6-7 एक के बार ना लीजिएगा। सही बोल रहा है यार। पूरा पूरा भीड़ में कह रहा है आपको बुद्धि नहीं है। बाबू देखो, थोड़ा सा शुरुआत का 1 हफ्ता दिक्कत वाला होता है, लाइव वाले आप लोग को भी थोड़ा सा दिक्कत आएगा। अब हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं धीरे धीरे, इसी में काटेंगे। बरसात होती है तो सबको तकलीफ होती है, तो छाता लगा के थोड़ा थोड़ा आदमी एडजस्ट करता है कि नहीं, तो भाई थोड़ा थोड़ा आप लोग क्या कीजिए, एडजस्ट कीजिए। कुछ का एडमिशन कैंसिल करके वापस भेजा जाएगा, कुछ को हॉल नंबर 5 में भेजा जाएगा। यही धीरे धीरे, यही छाटने का क्या होता है तरीका, धीरे धीरे छटाएगा। समझा गया? लड़की सब लेट आएगी वापस जाएगी, लड़की सब के लिए एक तो नीचे कहीं व्यवस्था करते हैं, लेट से जितना आएगी सब वो सब उसी में एगो व्यवस्था रखते हैं। नीचे एक जगह गाय रहती है, हम उसी में हम एगो टीवी लगा देते हैं, क्योंकि कहा भी जाता है लड़की तो गाय होती है। चलो बाबू, अब सवाल पे आते हैं। भाग 1 कंप्लीट करा दिए। भाषाई आधार, सुनिएगा क्वेश्चन ध्यान से, भाषाई आधार पर राज्यों के गठन को संवैधानिक मान्यता देने वाला संशोधन कौन सा था? 7वां। भाषाई आधार पर राज्यों के गठन का विरोध करने वाले 2 आयोग का नाम? एसके धर और जेवीपी। समझ में गया कि नहीं आ गया? जेवीपी आयोग समझ में गया था। भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य उस समय उसकी राजधानी कुल्लूर होती थी, अब बाद में हैदराबाद हुई, तेलंगाना अलग हो गया, तो अब अमरावती ले जाओ भाई। समझ में आ गया कि नहीं? तो राजधानी से मतलब नहीं, राजधानी बदलते रहती है। झारखंड की तो पहले राजधानी नहीं थी, झारखंड ही नहीं था, बाद में क्या बन गया? रांची। अब हम लोग को पढ़ना है भाग संख्या 2। संविधान में कुल कितने भाग? 22। हम आपको भाग संख्या 1 पढ़ाएं, कल आप सबको उसका भाग संख्या 1 का क्या मिल जाएगा? पीडीएफ। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ाएंगे? भाग संख्या 2। आप लोग इतना भीड़ की वजह से पीडीएफ देने में भी दिक्कत होगा, जो बांटने जाएगा वो बेचारा चलेगा कैसे? खोपड़िया पे नहीं ना चढ़ेगा। तो कल हम लोग कोशिश करेंगे गेटे पे क्या कर दे, बांट दे, प्रसादी की तरह। लाइव वालों के लिए कोई दिक्कत नहीं होता, पीडीएफ यहाँ से भेज दिया जाएगा। पॉलिटी का भाग संख्या हम 2 पढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ये इसमें हर लेवल के एग्जाम में भाग संख्या 2 से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका चैप्टर करना, देखिए ये तो हो गया चैप्टर, ये चैप्टर नंबर। अब चैप्टर का नाम है नागरिकता। क्या है? नागरिकता। इसको इंग्लिश में कहते हैं सिटीजनशिप। सिटीजनशिप या सिटीजन कहिए या सिटीजनशिप। सिटीजन कहेंगे तो नागरिक हो जाएगा, सिटीजनशिप कहेंगे तो नागरिकता हो जाएगा। अब पेज नंबर लिखे। पेज नंबर मतलब क्या लिखे? अनुच्छेद। अनुच्छेद यानी आर्टिकल। अनुच्छेद मतलब क्या होता है? आर्टिकल। आर्टिकल। ये बताइए कितने लोग बता सकते हैं भाग संख्या 1 खत्म किस पे हुआ था? 4। 1 से लेकर 4। तो ये स्टार्ट कहां से होगा? 5। स्टार्ट कहां से होगा? 5। तो 5 से लेकर 11, 5 से लेकर 11, आर्टिकल 5 से लेकर 11। समझ में आ गया? अब हम लोग इसको समझते हैं, सबको समझ में आएगा। कॉपी किताब बंद कर लो, बगलोल बंद करो कॉपी। यहाँ पे कॉपी किताब लिखेगा तो पढ़ेगा कहाँ? खान सर के क्लासवा में तू लोग लिखेगा, समझेगा कहाँ? भैंस के पास जाके समझो ना। यहाँ पे कोई भी चीज को समझिए ध्यान से। नागरिकता एक प्रकार का अधिकार है जो देश में रहने वाले को हर तरह के छूट को देता है। जो इस देश का नागरिक, उसे इस देश की सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी, और जो इस देश का नागरिक नहीं, उसको कोई सुख सुविधाएं नहीं मिले। क्या हम अपनी राजनीतिक पार्टी बना सकते हैं केवल इसीलिए कि हम देश के नागरिक? क्या हम वोट डाल सकते हैं केवल इसीलिए कि हम इस देश के नागरिक? क्या हम प्रधानमंत्री का विरोध कर सकते हैं? कोई हमें जेल डालेगा? यही क्यों? क्योंकि हम इस देश के नागरिक। आप अगर इस देश के नागरिक हैं तो हवाई चप्पल पे भी बैठे हैं तो हवाई जहाज को कहेंगे कि तुम गलत है, तुम हवाई जहाज पे घूम रहा है तो अलग बात है, लेकिन तुम काम गलत कर। लेकिन पाकिस्तान का कोई व्यक्ति आ जाए और हमारे मोदी जी को कहे कि ये गलत है, तो भारत में जो मोदी जी का विरोध भी कर रहा है ना, वो भी कहेगा तो पहले मोदी जी के बाद में नहीं पढ़ते। ते कौन है रे? तुम कौन होता है बोलने वाला? तो नागरिकता एक विशेष प्रकार का अधिकार है जो उस देश के रहने वाले लोगों को दिया जाता है। इसकी पहली बार चर्चा अरस्तु ने किया था। नागरिकता पर पहला विवरण किसने दिया? अरस्तु। नागरिकता एक प्रकार का विशेष अधिकार है। हम नागरिक हैं, हमारा यहाँ अकाउंट खोलने में कोई दिक्कत नहीं आएगा, हमारा पैन कार्ड बन जाएगा, आधार कार्ड बन जाएगा, सारी चीजें क्या हो जाएंगी? बन जाएंगी। केवल किस वजह से? नागरिकता की वजह से। किसकी वजह से? नागरिकता। तो नागरिकता एक प्रकार का क्या है? अधिकार है। नागरिकता एक प्रकार का क्या है? अधिकार। लेकिन देश में क्वेश्चन आएगा, संविधान जब बना था तो सबसे कमजोर कानून किस पर था? तो नागरिकता पर। एक्चुअल में संविधान निर्माताओं ने नागरिकता पर कुछ किया ही नहीं, टेम्पोररी लीपापोती करके चले गए और अधिकार दे दिया संसद को कि आप जरूरत के हिसाब से नागरिकता को क्या कीजिएगा? बनाइएगा। रीजन समझिए, देश आजाद हो गया 1947 में और संविधान बनना चालू हुआ था 47 से चालू, 46 से चालू हुआ था और देश आजाद हो गया, विभाजन हो गया, संविधान बना ही नहीं। अभी धीरे धीरे बढ़ रहा है।
तो लोगों कौन किस देश में जाएगा, कौन पाकिस्तान में जाएगा, कौन इंडिया में रहेगा, इसको लेकर घमासान चल ही रहा था आजादी के बाद तक। तो संविधान निर्माताओं को समझ में नहीं आया कि इसको कहां रखेंगे। अतः संविधान, ओरिजिनल संविधान में नागरिकता संबंधी बहुत कुछ विशेष प्रावधान नहीं है। उन्होंने अधिकार देके चले गए। किसे अधिकार दिया उन लोगों ने? संसद को। किसे अधिकार दिया गया था? संसद को। आगे बढ़े, आगे संसद ने कई कानून बनाए। तो जो पहले हम ये देखेंगे कि संविधान जब बना था तो उस समय नागरिकता के यानी सिटीजनशिप के क्या क्या रूल रेगुलेशन थे और उसके बाद संशोधन करके क्या क्या बनाया गया, यही ना तरीका होता है। तो पहले हम ओरिजिनल समझ जाते हैं, फिर संशोधन समझते हैं। नागरिकता संबंधी संशोधन क्वेश्चन आएगा, कौन कर सकता है? संसद। पहली बार संशोधन कब हुआ था? 1986 में। पहली बार संशोधन कब आया? 1986। उसके बाद 93 आया, 2003 आया, 5 आया, फिर अभी तो एनआरसी वगैरह भी आ रहा है। तो हम लोग धीरे धीरे करके एक एक को समझते हैं। पहले हम संसद द्वारा बनाए गए नागरिकता बताएं कि जो ओरिजिनल संविधान में था। ओरिजिनल को मूल कहा जाता है, देखिए ना, मूल प्रति मतलब ओरिजिनल कॉपी। तो ओरिजिनल संविधान में कितने तरह की कितने से कहां तक था? 5 से लेकर। तो हम पहले कौन सा आर्टिकल देखते हैं? आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 जो है इसमें देखते हैं कि प्रारंभ में नागरिकता, कब? स्टार्टिंग में नागरिकता, प्रारंभ में नागरिकता। जब देश आजाद हुआ तो कौन नागरिक रहेगा और कौन नागरिक नहीं रहेगा, इसकी चर्चा किसमें है? आर्टिकल 5। किसमें है? आर्टिकल 5। इसमें प्रारंभ में नागरिकता की बात कही गई थी। क्या कहा गया कि जिसका भी जन्म भारत में हुआ है वो भारत का नागरिक। क्योंकि देश आजाद हुआ था, किसी के पास कोई डॉक्यूमेंटेशन थे ही नहीं। पैन कार्ड वगैरह था क्या 1857 की क्रांति में? हमारा पैन कार्ड, आधार कार्ड कुछ था नहीं। बस आपका जन्म कहां हुआ हो? भारत में। आपका जन्म कहां हुआ हो? भारत में। आप भारत के क्या हो जाएंगे? नागरिक। यदि आपके माता पिता का भी जन्म कहां हुआ हो? भारत में, तो आप भारत के क्या हो जाएंगे? नागरिक। नहीं तो संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950। संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी। तो संविधान लागू होने के 6 महीना पहले भी अगर भारत में आ गए हैं तो आपको क्या मिल जाएगी? नागरिकता। जैसे मान के चलिए कोई कराची का आदमी है, ठीक है, देश आजाद हो गया 1947 में, और वो कराची में है। कहां पर है? कराची में है। उसको लगता है कि बहुत सही जगह है, लेकिन जब कराची ने 1947 के बाद पाकिस्तान वाले अपना रंग दिखाना चालू किए, उसको लगा कि हम नहीं जी पाएंगे, तो कहां आएगा? भारत में। कहां आएगा? भारत में। तो उसे नागरिकता देंगे कि नहीं देंगे जी? क्योंकि कराची हाल ही में ना अलग हुआ है जी, आपकी इंसानियत थोड़ी खत्म हो जाएगी यहाँ पर। तो अगर कोई संविधान लागू होने के 6 महीना पहले भी आ गया है, संविधान लागू होने के बाद आएंगे तो खत्म कहानी हो जाए, संविधान लागू होने के 6 महीना पहले भी आ गया है, तो क्या आर्टिकल 5 के तहत उसे नागरिकता दी जाएगी कि नहीं? तो संविधान के प्रारंभ में कितने तरह के नागरिकता का प्रावधान? जिसका जन्म भारत में हुआ हो, भारत का नागरिक। जन्म भारत में हुआ हो तो भारत का नागरिक। माता पिता में से भी किसी एक का जन्म हुआ होगा तो भारत का नागरिक। क्या हो जाएगा? भारत का नागरिक। संविधान लागू होने के 6 महीना पहले भी अगर भारत में आ गया है तो क्या हो जाएगा? मान के चलिए कोई व्यक्ति है, वो लाहौर में पैदा हुआ, क्या वो भारत में पैदा हुआ? नहीं, 1947 के बाद पैदा हुआ और कहाँ हुआ? लाहौर में। लेकिन अगर उसके माता पिता उसको लेकर संविधान लागू होने के 6 महीना पहले तक भारत में आ जाएंगे तो क्या उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी? तो भारत प्रारंभ में नागरिकता के कितने प्रावधान? 3। पहला, जन्म कहाँ हुआ हो? भारत। जन्म कहाँ हुआ हो? भारत। दूसरा, माता नहीं तो पिता, इन दोनों में से कोई एक क्या हो? भारत का नागरिक या भारतीय। तीसरा, संविधान लागू होने के किसके? टोटल जो कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान लागू होने के 6 माह पहले, 6 माह पहले, अगर 6 माह पहले आ गया हो तो उसे नागरिकता दिया जाएगा कि नहीं? क्वेश्चन बताइए ध्यान से। भारत में जितने लोग नागरिक हैं, हम लोग को नागरिकता फ्री में मिला है क्योंकि हम लोग के पिताजी नागरिक थे। समझ आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन हम पिताजी को भी फ्री में मिला हुआ है क्योंकि दादाजी नागरिक। हो सकता है कि आपके दादाजी आजादी का विभाजन देखे हों। देखे आपके दादाजी होंगे और अभी जो जीवित होंगे उन शायद नहीं देखे होंगे। मान के चलिए आपके दादा परदादा के समय क्या हुआ होगा? विभाजन। ये बताइए आपके दादा या परदादा को जो नागरिकता मिला किस आर्टिकल के तहत मिला? क्योंकि मान के चलिए आप लोग बिहार वगैरह के हैं, इसमें बहुत लोग यूपी झारखंड अलग अलग के होंगे। झारखंड के कितने लोग हैं? हाँ, झारखंड का बहुत लोग है। तो आप लोग को भी नागरिकता किस आधार पर हुआ होगा? आपके दादा परदादा का जन्म कहाँ हुआ है? भारत। कहाँ पे? भारत। किसी को कोई दिक्कत नहीं। आर्टिकल 5 क्या कहता है? संविधान प्रारंभ होगा तो किसे नागरिकता दी जाएगी, किसे नहीं दी जाएगी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आर्टिकल 5 समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आर्टिकल 5 केवल इस बात का प्रावधान कर रहा था कि संविधान जब स्टार्ट होगा तो किसे किसे नागरिक बनाया जाएगा और किसे नहीं बनाया जाएगा। आर्टिकल 6 समझे? देखिए, जब विभाजन हुआ तो
पाकिस्तान से बहुत लोग भारत में आए और भारत से बहुत से लोग पाकिस्तान भी गए थे। ये दोनों देशों के लिए एक समस्या बन गया था कि कहां से आ रहे हैं, कहां जा रहे हैं, इसके लिए एक कानून होना चाहिए कि नहीं। तो इसी की चर्चा भाग आर्टिकल 6 और 7 में है। किसमें? 6 और 7। देखिए आर्टिकल 6 में कहा है कि किस किस पाकिस्तानी को भारत में नागरिकता मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आजादी के बाद जो भी पाकिस्तान से आ रहा था वो गलत ही था। लाल कृष्ण आडवाणी भी कहां से आए थे? पाकिस्तान। मोन्टेक सिंह अहलुवालिया भी पाकिस्तान से, मनमोहन सिंह भी पाकिस्तान, लाहौर से, मिल्खा सिंह पाकिस्तान। तो उन लोगों ने वो अत्याचार किया जिसका कोई कल्पना नहीं किया था। जिन्ना ने कह रहा है, वहां के नेताओं ने कहा कि सारे हिंदुओं को मत जाने दो। उनका क्या कहना था? सारे हिंदुओं को भारत मत जाने दो। कभी भारत पे अगर दबाव बनाना पड़ा तो हम इन हिंदुओं को टॉर्चर करेंगे कि भारत पे दबाव बन सके। मेंटेलिटी देख रहे हो? मतलब क्या मेंटेलिटी बना के रख दिया वहां पे। अब देखिए भारत में हर तरह के धर्म के लोगों की आजादी है। आपसी लड़ाई व्यक्तिगत छोड़ दीजिए, किसी का जमीन को लेके है वो छोड़ दीजिए, लेकिन कभी भी इस आधार पे नहीं है कि आपको दूसरे के साथ भेदभाव किया जाएगा। लेकिन वहां पर बहुत ज्यादा नरक बना दिया, तो वहां से लोग भाग के आए और यहां से भी बहुत से लोग गए थे। अब बॉर्डर पे यहां से जो जा रहे थे, वहां पंजाब में गदर मूवी देखिएगा तो मार काट एकदम भयानक हुआ इस पर। तो वहां पे आर्टिकल 6 में कहा है कि परमिट रूल, क्या चीज? परमिट रूल। परमिट रूल मतलब आने जाने के लिए आपको एक परमिट, एक पर्ची पे लिखवाना पड़ेगा कि हम भारत छोड़कर अब सदा के लिए कहां जा रहे हैं? पाकिस्तान। और पाकिस्तान से अगर आ रहे हैं तो पाकिस्तान से परमिट लेना पड़ेगा कि हम पाकिस्तान छोड़कर सदा के लिए कहां जा रहे हैं? भारत। तो एक डॉक्यूमेंटेशन होगा कि नहीं होगा? तो परमिट रूल लागू हुआ आजादी के 1 साल के बाद। आजादी के कितना साल बाद है? 1 साल के बाद, 19 जुलाई 1948। 47 की 48, 1 साल बाद कहेंगे 48। तो परमिट रूल लग गया। 19 जुलाई 1948 से पहले बॉर्डर एकदम छुट्टा खेत था, जिसको मन भारत हेल जाओ, जिसको मन पाकिस्तान हेल जाओ, कोई दिक्कत नहीं। परमिट रूल को लागू किया गया 19 जुलाई 1948। अब आपको भगवान बुद्धि दिया है तो ये बताओ, परमिट रूल लागू होने से पहले अगर कोई भारत में आ गया तो उसका कोई रिकॉर्ड है? तो परमिट रूल लागू होने से पहले यदि कोई पाकिस्तानी भारत में आ गया, उसको कोई दिक्कत नहीं है, उसे नागरिकता ऐसे ही दे दी जाएगी, क्योंकि परमिट है ये नहीं है। वो देगा हम ये क्या है? समझ क्या? कहेंगे कागज दिखाओ तो अंग्रेजवा घर चला दिया मेरा, आजादी की लड़ाई लड़े थे अभी हम ही सवाल पूछेगा। हमारे यहाँ एक आदमी है, उनका पत्नी से नहीं जमता था। 1947 की बात है, दादाजी के मित्र थे वो। मेरे दादाजी तो खैर अब दुनिया में नहीं रहे। तो 1947 की लड़ाई जब चल रही थी यहाँ पे, तो वही 46 के आसपास का दौर था, 1946 से 47। उनके पत्नी से नहीं जम रहा था, मार हो गया पति पत्नी में। अब ई 2-3 लाठी दिए तो पौंसुल होता है ना, जिससे ऐसे मछली उछली बना है, ओकरा से इनको दे दी, ये कट गया, इसे भीषण बवाल हो गया वहां पर। लेकिन ये दोनों समझदार था, सब देखा, सब क्या हो जाके लिखवा दिया, सब अंग्रेजों से लड़ाई हुआ है, देखिए इसे मार के कपार फाड़ दिया ऐसे वहां। तो उसको थाना में उसका नाम दिया गया, अंग्रेज से लड़ाई में क्या हुआ है? पिटाया है यहाँ पे। अब उसका थाना में अभी भी जाइएगा ना तो उसका लिखा रहता है रिकॉर्ड में कि स्वतंत्रता की लड़ाई में ये भी पिटाया है, जबकि पिटाया किससे था? पत्नी से पिटाया। उसकी पत्नी भी 2-3 लाठी किससे पिटाई थी? पति से। उसका भी नाम है कि आजादी की लड़ाई ये भी लोग लड़े हैं। उनको कोई फंक्शन वंक्शन होता था ना शुरू में तो बुलाया जाता था, स्वतंत्रता सेनानी की तरह आइए यहाँ। समझ आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन अभी के वक्त में आप पत्नी से पिटाए हैं तो चुपचाप रह जाइए, कोई स्वतंत्रता सेनानी नहीं। लेकिन वो भी एक तरह का आजादी का जंग है। तो बताइए, परमिट रूल समझिए ध्यान से, लागू कब हुआ था परमिट रूल? 19 जुलाई 1948। 19 जुलाई 1948 से पहले जो भी पाकिस्तानी आया उसके लिए कोई टेंशन नहीं है। जो इसके पहले आया, बताइए, जो इसके पहले आया उसके लिए क्या चीज है? नो टेंशन, नो टेंशन। लेकिन जो इसके बाद आया 19 जुलाई 1948, जो उसके बाद आया, तो आधा संविधान लिखा जा चुका था, पूरा लिखा गया 1950 में फाइनल हुआ पूरा, समझ गया? लेकिन आधा लिखा गया था। तो कहा गया कि परमिट रूल के बाद जो भी पाकिस्तानी आता है उसे डायरेक्ट नागरिकता नहीं मिलेगी। इस परमिट रूल के कौन आएगा? बाद। तो उसे 6 माह का क्या करना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। फिर क्या करना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन। एगो फॉर्म दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा? एगो फॉर्म, और कहा जाएगा लिखिए कि परमिट रूल, इस पे फोटोकॉपी करके लगाइए कि हम यहाँ से क्या है, परमिट रूल लेके आए हैं, और कितने तारीख को परमिट मिला है, उस तारीख से आपको कितना दिन वेट करना पड़ेगा? 6 महीना। क्या करना पड़ेगा? 6 महीने। समझ में आ गया कि नहीं? ये सवाल आपसे तभी पूछेगा जब आप किसी कंपटीशन, बड़े कंपटीशन की, कमीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं, जैसे पीसीएस हो गया, आईएएस हो गया, यूपीएससी, सब में। ग्रुप डी, खलासी, चपरासी में ये सब चीजें नहीं पूछता, ओकरा पता नहीं परमिट रूल क्या होता है। ग्रुप डी वाले को कौन सी परमिट चाहिए? वहां पे खाली ट्रेन का पटरी देखेगा, ढीला तो नहीं है, कस दो, क्या मतलब है उसको परमिट रूल से? समझा गया कि नहीं? इतना पढ़ा के उसको ग्रुप डी में ले जाएंगे, नौकरी कर पाएगा? आप ही बताइए, ज्यादा अगर पढ़ लीजिएगा तो छोट नौकरी में मन नहीं लगेगा। परमिट रूल लागू कब हुआ था?
19 जुलाई 1948 आर्टिकल 6 कहता है कि जितना लोग परमिट से पहले आ गए वो मलाई मार लिए। कोई आपको फॉर्म भरने का झमेला, भाई उस समय फॉर्म भरना अपने आप में एक आफत था। कलम पकड़ने लोगों को नहीं आता था, अंगूठा मारने को कहिए तो पूछेगा हाथ का कि पैर का, अरे पैर का कौन अंगूठा मारेगा, अरे बैल था उस समय, पढ़ाई उड़ाई उतना था नहीं। तो परमिट रूल के बाद जो भी पाकिस्तान से आया उन्हें क्या भरना था, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। कितना देर वेट करना था, 6। ठीक वैसे ही जैसे अभी के समय में पासपोर्ट बनवाने में झमेला होता है, समझ आ गया कि नहीं। अगर आप पासपोर्ट बनाना चाहते हैं कम से कम सबसे 2 महीना लगा देता, और आज से 10-15 साल पहले पासपोर्ट थोड़ा सा इजी था क्योंकि बहुत कम लोग बनाते थे। अभी तो हमारा 1-2 दोस्त थे पासपोर्ट बना लिए, हम कहे बनवाए, विदेश जाना है, नहीं बनवा लिए ऐसे ही, भाई अच्छी बात है बनवा लिए। लेकिन लोग की मेंटेलिटी क्या हो गई, ज्यादा हमारे पास हर चीज रहना चाहिए, विदेश जाएंगे नहीं लेकिन आपको एटीएम कार्ड वीजा का होना चाहिए। ससुर 20,000 रुपया में अकाउंट है, अब वीजा कार्ड लेके घूमेंगे, अरे भाई क्या जरूरत है, वीजा कार्ड ऑल ओवर वर्ल्ड में अलाउ होता है। क्या जो आप मेट्रो लीजिए, रुपए लीजिए, आपको कौन सा विदेश जाना है, लेकिन हाँ हमारा वीजा चाहिए, लो वीजा चाहिए। तो रजिस्ट्रेशन रूल कब लागू हुआ, रजिस्ट्रेशन रूल को ही क्या कहा जाता है, परमिट रूल। कौन सा रूल, परमिट रूल। किसी को कोई दिक्कत है परमिट रूल में? अब हम बात करते हैं, देखिए जो पाकिस्तान से आया हमने उसको नागरिकता दिया 2 आधार पर। परमिट रूल से पहले आ गया, चुपचाप तुम भारत के नागरिक। मिल्खा सिंह आए थे, तो जब मिल्खा सिंह आए तो आप देखे होंगे मूवी में कि वो लोग एक आर्मी के कैंप में बैठे हैं, अनाउंसमेंट हो रहा है कि फला आदमी आइए, किस चीज के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए। क्योंकि प्रारंभ में मिल्खा सिंह को लगा था कि वो पाकिस्तान में सरवाइव कर जाएंगे, उनके परिवार वालों को लगा कि ये लोग भी तो इंसान ही होते हैं, जरूरी नहीं कि 2 पैर पे चलने वाला हर आदमी इंसान ही हो। तो उन लोगों ने मिल्खा सिंह के परिवार को मार डाला था, वहां पे बहुत लोग शहीद हुए वहां पे। और जब वो लोग आए तो उन्हें कौन सा रूल फॉलो करना पड़ा, कौन सा रूल, परमिट। कितने महीने बाद नागरिकता मिलेगी। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 7 की, किसकी, आर्टिकल 7। किसी को आर्टिकल 5 में बताइए, प्रारंभ में नागरिकता किसके द्वारा दिया गया, आर्टिकल, पाकिस्तानियों को नागरिकता आर्टिकल, क्या उन्हें पाकिस्तानी कहेंगे, नहीं कहेंगे, बेचारा मजबूर है तो खुद भाग के आ रहा है। अभी कहिएगा कि मिल्खा सिंह को पाकिस्तानी, तो ये जन्म पाकिस्तान में हुआ, बट वो सब कुछ उनका क्या था, हिंदुस्तान में। अगर परमिट से पहले आ गए कोई झमेला, अब परमिट के बाद आए तो दूगो झमेला। पहला क्या भरिए, फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, कै महीना वेट कीजिए, अब 6 महीना बादो लग जाएगा। अगर भीड़ लंबा रहेगा तो आपको 7 महीना लग जाएगा, 8 महीना लग जाएगा, है कि नहीं है। तो 6 महीना तो मिनिमम कर रहा है, तो झमेला है कि नहीं यहाँ पे। अब भारत से भी बहुत सारे लोग कहाँ गए थे, पाकिस्तान। भारत से भी कहाँ चले गए थे, पाकिस्तान। तो भारत से जो पाकिस्तान चले गए थे उन लोगों की भी नागरिकता बची रहेगी। देखिए भारत का जब विभाजन हुआ 15 अगस्त 1947, आर्टिकल 7 होगा ना, चलिए, भारत का जब विभाजन हुआ तो उस समय 15 अगस्त 1947 को, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि विभाजन एक दिन में हो गया, इसकी प्लानिंग 6 महीना पहले से हो चुकी थी। लोगों को लग गया था कि अब भारत का क्या होगा, विभाजन। तो बहुत सारे लोग शिफ्ट होना चालू कर दिए थे 1 मार्च से। कितने से, 1 मार्च 1947। तो भारत से बहुत से लोग पाकिस्तान कब जाने लगे, 1 मार्च 1947, 1 मार्च 1947, समझ में गया। तो जो लोग 1 मार्च 1947 से पहले चले गए कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन जो लोग 1 मार्च 1947 के बाद गए हैं, कहां पर, 1 मार्च 1947 के बाद कहां चले गए हैं, पाकिस्तान। लेकिन बेचारे वहां जाने के बाद उनके जीवन क्या हो गया है, नरक हो गया। देखिए हम सबका नहीं ना, अब ऐसे कह देंगे जो भी पाकिस्तान गया, अब ये कोई 1932 का गया है, कोई 33 का गया, सबका रिकॉर्ड नहीं ना रखेंगे। एक रिकॉर्ड कब का रहना चाहिए, 1 मार्च 1947। तो जो लोग 1 मार्च 1947 के बाद कहां चले गए, पाकिस्तान, और वहां पर विभाजन के बाद भी कहां चले गए, पाकिस्तान, क्योंकि विभाजन तो इसके बाद ना हुआ। तो अगर विभाजन के बाद या विभाजन से 6 महीना पहले, तो विभाजन से लगभग 6 महीना पहले क्या आ जाएगा, मार्च। तो अगर जो भारतीय जो जन्म कहां लिया, भारत, अगर 1 मार्च 1947 के बाद, हम इसे भी कह सकते हैं कि आजादी के बाद, बात लगभग बराबर पड़ जाएगा। तो अगर वो कहां चले गए, पाकिस्तान। लेकिन अगर उनको पाकिस्तान सही नहीं लगा, उनको लग गया कि ये गलत देश में हम आ गए, अगर वो भी लौट के आएंगे तो ये उतना महान देश है कि उसके बावजूद उनको नागरिकता देगा। सोचिए आजादी, वरना हम लोग क्या कर सकते थे, तुम ही ना गया था रे चुट्टा, तुमको कौन बोला था जाने के लिए, भाग, वहीं रहो, वहां पर वहीं रहते लोग तो अब तक घोड़ा बैल की तरह बांध के मारते रहते वहां पे। पता चला कोई आपसे, पाकिस्तान में क्या है, आपसे कोई संतुष्ट नहीं है, मार देगा, समझ में गया कि नहीं, एकदम सीधे कर मार देगा, समझ में रहा कि नहीं आराम। उन लोग कोई ज्यादा सुनता नहीं है। एक पॉलिटी की बैच में ही, पिछले बैच में लॉकडाउन में ऑनलाइन जब पढ़ा रहे थे, तो उस समय 3 तलाक पर हाल ही में प्रतिबंध लगा था। तो करंट का सवाल था,
तो हम डिसीजन बता रहे थे, जज ने क्या क्या तर्क देके डिसीजन किया। तो जज साहब ने तर्क दिया था कि जब शादी के वक्त में गवाह रहते हैं तो तलाक के वक्त में गवाह क्यों नहीं रहते। तो हम बच्चों को समझा रहे थे कि देखो सुप्रीम कोर्ट के जजों ने ऐसा ऐसा बात कहा कि जब शादी के वक्त ऐसा है तो तलाक के वक्त में क्यों नहीं है। ये वीडियो क्लिप किसी ने काट के यूट्यूब पर डाल दिया, ऐसा छाती पीट रहा था सबकी, खान सर बर्बाद कर देगा हम लोग को, कैसा कैसा सवाल पूछता है। अरे हम कैसा कैसा सवाल पूछ रहे थे, हम तो बच्चों को पढ़ा रहे थे, घोंचुओं को थोड़े पढ़ा रहे थे, हम उन्हें पढ़ा रहे थे जिनको समझ है सुप्रीम कोर्ट क्या होती है। समझ में कि नहीं आ गया। अब भैया उसको कह रहा है सबकी छाती पीट रहा है, बर्बाद कर देगा हम लोग को, खतरे में है इसके वजह से धर्म। अरे भैया धर्म है कि टाइटेनिक जहाज खतरे में चलाएगा। हम अपनी सामान की रक्षा कर सकते हैं कि नहीं बताओ बबुआ, ये हमारा मोबाइल है, इसकी रक्षा करने आप आएंगे कि हम आएंगे। तो दुनिया में जितना भी धर्म है ना वो भगवान का धर्म है, वो अपनी धर्म की रक्षा कर लेगा। अपने को भगवान से ऊपर मत समझिए, इतनी भी इंसान की हैसियत नहीं हो गई कि भगवान की संपत्ति को बचाने अदना सा इंसान चल गया हम धर्म बचाएंगे। बहुत बड़ा परिवार बचा ले बहुत है, धर्म बचाएंगे लोग। यहाँ पर धर्म बचा सकता है, ऊपर वाले का धर्म होता है। समझ आ गया कि नहीं। रावण भी जब अत्याचार कर रहा था तो कोई आदमी गया था बचाने, कौन आए थे? राम जी। कौरवों का जब अत्याचार हुआ था तो कौन आदमी गया था? वैसे होगा। उसी तरह पृथ्वी पर जब भी अत्याचार होगा फिर भगवान आएंगे लोग। अब की बार आएंगे कल की महाराज साहब। समझ आ गया कि नहीं? चलो ध्यान से समझते हैं। तो पाकिस्तान वगैरह में क्या हुआ कि आप कुछ भी बोलिएगा आपकी लोगों को बात नहीं सुनेंगे, जबकि हमने किसकी बात बोला था? सुप्रीम कोर्ट के। सुप्रीम कोर्ट कौन सा बड़ा बात बोल दिया था? आप कह दी कि नहीं भैया धार्मिक नियम में आप ना इस ससुरा बर्बाद कर देगा। हम कौन सी बर्बाद करेंगे भाई? हम बोलने जाते हैं किसी को धार्मिक मामले में। तो 1 मार्च 1947 के बाद जो भी आया, जो अभी पाकिस्तान से कहां आया? भारत में। कहां से आया भाई? जो कहां चला गया था? भारत से पाकिस्तान गया था। भारत से कहां गया था? और अगर लौट के फिर कहां आएगा? इंडिया में। तो उसे नागरिकता देंगे कि नहीं देंगे? देंगे। उसे भी 6 महीने का रजिस्ट्रेशन करा के, कितने महीने का? 6 महीने। उसे क्या दे दीजिएगा? नागरिकता दे दीजिएगा। क्या दे दीजिएगा? नागरिकता। इसमें कौन को नागरिकता देता है? जो लोग कहां से आए हैं? पाकिस्तान से डायरेक्ट इंडिया आए हैं। पाकिस्तान से डायरेक्ट इंडिया। अगर वो परमिट से पहले आ गए कोई झमेला नहीं, परमिट के बाद आए कितनी झमेला? 2। परमिट के बाद क्या कोई झमेला? 2। पहला भरिए फॉर्म, दूसरा करिए वेट, कम से कम 6 महीने। भारत का अधिकारी है, ज्यादा से ज्यादा कितना झेला देता है। आप आवासीय निवास आधार कार्ड में सुधार करते होंगे तो कितना लगता हो? हम अपने आधार कार्ड में सुधार करवाएं, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो उस आधार कार्ड में सुधार कराएं तो पता चला कि जुलाई में सुधार दिए थे, अभी आया है सितंबर में। सुधार होके कब आया है? सितंबर में। तो ये 5G जमाना है, तो सोचिए उस समय क्या हुआ होगा यहाँ पर। अब ये बताइए आर्टिकल संख्या 7 किसके बारे में बोलता है? आर्टिकल संख्या 7 कहता है कि जो लोग भारत को छोड़कर पाकिस्तान पर चले गए लेकिन पाकिस्तान से वापस भारत आएंगे उन्हें भी हम अपनी नागरिकता देंगे। यदि वो 1 मार्च 1947 के पहले गए हैं, कोई रिकॉर्डे नहीं है, लेकिन 1 मार्च 1947 के बाद कहां गए हैं? भारत, पाकिस्तान। लेकिन अगर लौट कर आएंगे तो भारत की नागरिकता दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कौन सी किताब लेकर बैठा ले छोटका तू? सब बैठा लो वहां पे, छोड़ दो सब, दिमाग कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा इधर उधर किताब उताब में नहीं। बहुत आजकल के लड़का सब में न होता है कि 5 गो 6 गो किताब पढ़े। खास करके जिसको यूपीएससी का भूत सवार होगा और जिसको पीसीएस का होगा वो समझेगा कि हम पॉलिटी का कम से कम 5 गो किताब पढ़े। देख बाबू, अगर हम 10 सपोज कीजिए 1 फीट गहराई 50 जगह खोद दे तो टोटल कितना खोदे? 50 फीट। क्या पानी निकलेगा? लेकिन एक ही जगह हम कितना खोद दे? 50। पानी निकलेगा? तो आप 50 गो किताब मत पढ़िए, एक के किताब को 50 बार पढ़िए। समझ रहा है? अरे भाई यहाँ पढ़ ले, कोई दिक्कत आएगा? तू लोग जो पढ़ रहा है वो हम पढ़ के बैठा ले रे, टेंशन मत लो। यहाँ पर तू एनसीईआरटी चिल्लाएगा, हम लोग एनसीईआरटी पढ़ के बैठा ले, ऐसे ही बुढ़ा गए हम। चलो ध्यान से देखो, सुनिए ध्यान से। देखो बूढ़ा इंसान का मतलब नहीं समझता तुम। बूढ़ा का मतलब ये नहीं कि उसका उम्र ज्यादा है, बूढ़ा का मतलब ये होता है कि कितना समाज को देखा है, कितनी दूरी तक। समझ में गए? तो आप लोग अभी समाज को ज्यादा नहीं देखे, अभी दुनिया देखना बाकी है, धीरे धीरे देख लेंगे आप लोग। तो आर्टिकल 5 समझे, भारत में प्रारंभ में नागरिकता 5 में, पाकिस्तान से भारत आए लोगों को नागरिकता 6 में, भारत से गया पाकिस्तान लौट के आया वापस किसमें? 7। किसमें? अच्छा ये बताइए 8 में कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति विदेश में जाता है, कहा जाता है विदेश जाता है, कहां जाएगा? विदेश। अब विदेश जा रहा है वो घूमने के लिए यानी पर्यटन के लिए भी जा सकता है, नौकरी के लिए भी जा सकता है, या फिर वो शिक्षा के लिए भी जा सकता है, पढ़ने भी जा सकता है, शिक्षा के लिए भी जा सकता है, किसी चीज के लिए जा सकता है विदेश में। तो क्या विदेश चला गया और वहां वो नौकरी कर रहा है, 2-4 साल 6 महीना नौकरी कर रहा है,
अब मान के चलिए पति पत्नी दोनों गए, वहां उनका बच्चा हुआ, तो क्या उस बचवा को नागरिकता देंगे कि नहीं देंगे जी? अरे भाई बसने थोड़ा गया था, नौकरी करने गया। हमारे यहाँ से 55 लाख से ज्यादा लोग विदेशों में काम करते हैं, 55 लाख से ज्यादा लोग, क्या उनकी नागरिकता छीन लेंगे? हमारे यहाँ लाखों लोग विदेश पर्यटक घूमने जाते हैं, मालदीव, श्रीलंका, इधर उधर दुनिया भर का, कोई बांग्लादेश जाएगा, कोई अमेरिका जाएगा, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्या नागरिकता छीन लेंगे? नहीं छीन सकते। तो विदेश भ्रमण या विदेश नौकरी या विदेश में कुछ भी करने पे क्या नागरिकता छीनी जा सकती है? नहीं। हम विदेश चले जाएंगे, हमारी नागरिकता छीन लेंगे जी? नहीं छीन सकते। समझ आ गया कि नहीं? हाँ, बशर्ते आपको जाने के लिए पासपोर्ट होना चाहिए। पासपोर्ट ये बताता है कि आप भारत में कोई बहुत बड़ा क्राइम नहीं किए हैं, आपको हम अनुमति देते हैं। और उस देश में आने का क्या होना चाहिए? वीजा होना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं? हमको अमेरिका में लेक्चर था इंडियंस के, हमारे पास पासपोर्ट नहीं था, हम जाए कैसे? तो हमको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में क्या करना पड़ा? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके एकदम बढ़िया से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर दिया। ऐसे हॉल था वहां पर, वहां कैसे लाइव वालों को यहाँ से देख लेते हैं, दिख रहा है बकलवा, दिख रहा है लाइव वाला, यहाँ से हम लोग सब देख लेते हैं। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से क्लास ली। और अगर भाई वीजा पासपोर्ट रहता तो वहां चल जाते हैं वहां पे, लेकिन ठीक माहौल भी नहीं था वहां पर, क्योंकि कोरोना पीक पर था, मई का महीना था और कोरोना क्या था? एकदम पीक पर, भयानक। भारत में 4 लाख मरीज मिल रहा था, हम कहना ना, अमेरिका वीजा भी नहीं दे रहा था भारत के लोगों को, कह रहा तुम लोग अपने कोरोना है, तो उस समय जा भी नहीं सकते। लेकिन अगर जाना है तो हमारे पास क्या होना चाहिए? पासपोर्ट। नियम के तहत जाइए, आपकी नागरिकता छीनी जाएगी? नागरिकता नहीं छीनी जाएगी। लेकिन आर्टिकल 9 में कहता है कि सटलत गइल, ट्रैक्टर के पीछे क्या लिखा है? सटलत गइल, मैंने ट्रैक्टर से दूरी बनाते रहिए, ट्रैक्टर से सट के चलेंगे तो चल गए। तो आर्टिकल 9 क्या कहता है? सटलत गइल। 8 में कहता है विदेश में घूमिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हुआ की नागरिकता ले लिए, यहाँ वहां जाके सट गए तो यहाँ से गए। समझ में गया कि नहीं गया? 8 में कहता है विदेश में घूमिए और 9 में कहता है सटलत गइल। समझ में गया कि नहीं? अगर वहां सट गए तो यहाँ क्या खत्म? सानिया मिर्जा छुट्टा सांड की तरह लाहौर में घूम रही है। किस आर्टिकल के तहत? 8। लेकिन उसको 9 पता है सटलत गइल। अगर वो पाकिस्तान की नागरिकता ले ली, भारत का खत्म। भारत का गृह मंत्रालय टुकु टुकु देख रहा है, तू ले हुआ ले, लेकिन वो सचरी बहुत होशियार है, वहां की नागरिकता नहीं। कितना होशियार है? पति के नाम पर पूरा रौंद के रखी है पाकिस्तान और अपने नाम पर रौंद लग ले है पूरा हिंदुस्तान। समझ आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन उसको पाकिस्तान में शादी करना चाहिए था। अरे भाई इतना जल्दी था, बोलती इधर हम लोग भी खोजवा देते। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो चलो ध्यान से, हल्ला नहीं करो। तो बताइए 8 में क्या दे रहा है? विदेश भ्रमण से कोई दिक्कत नहीं। और 9 में क्या कहता है? सटलत। यदि आपने कौन सी नागरिकता ले ली? विदेश। अगर आपने लिया विदेशी नागरिकता तो जैसे लीजिएगा भारत की नागरिकता समाप्त, भारत की नागरिकता समाप्त। आर्टिकल 10 में कहता है कि किसी भी व्यक्ति की नागरिकता आप तब तक नहीं छीन सकते हैं जब तक उसने कोई देश विरोधी काम नहीं किया है, जब तक उसने कोई देश विरोधी काम नहीं। तो आर्टिकल 10 में भारत के नागरिकों की नागरिकता की सुरक्षा, आर्टिकल 10 में किसकी सुरक्षा है? नागरिकता की सुरक्षा। लेकिन हमारा नागरिकता कब सुरक्षित रहेगा? जब तक हम देश की अच्छाई के काम करें। समझ आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? जैसे मान के चलिए हमारे लिए देश की खुफिया जानकारी लग गई हाथ में, या फिर हम अब देश की कुछ गोपनीय जानकारी लीक कर देंगे तो देश के लिए अच्छा है? और देश के लिए अच्छा नहीं है। तो हमारे गृह मंत्रालय, संसद भवन क्या कर देगा? हमारी नागरिकता रद्द कर। जैसे रद्द करेगा, मेरा पैन कार्ड गया, आधार कार्ड गया, ड्राइविंग लाइसेंस गया, पासपोर्ट गया, वीजा मिलेगा नहीं, मकान गया, जमीन की रजिस्ट्री गई, बैंक का पैसा गया, गाड़ी का कागज गया, बस कपड़ा पहन के घूमिए। सब खत्म। भाई आप नागरिक नहीं है, आपको हम गाड़ी का पेपर कैसे देंगे? जमीन की रजिस्ट्री आप कैसे कर लेंगे? विदेश का आदमी जमीन की रजिस्ट्री कराएगा? नहीं, खत्म कहानी। तो देख लो बबुआ, जो जितना कूदता है वो सब किसके बदौलत? नागरिकता का। इसलिए संविधान वालों ने कहा था कि बिना मतलब किसी की नागरिकता नहीं छीन सकते, वरना मोदी जी कहते कि जितने विपक्ष के नेता हैं सबकी नागरिकता खत्म कर दो। ले कुल खत्म, कुल खत्म, व्यवस्था खत्म। आप विदेश के नागरिक हो, अगर आपके पास नागरिकता नहीं है आप प्रचार चुनाव में नहीं कर सकते, किसी का विरोध नहीं कर सकते यहाँ पर। समझ आ गया कि नहीं आएगा? और गृह मंत्रालय अभी अमित शाह के पास है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो आर्टिकल 10 में क्या कर रहा है? जब तक वह देश विरोधी काम नहीं किया तब तक उसकी नागरिकता नहीं छीन सकते। अगर बहुत ही गलत काम कर दिया, जघन्य अपराध कर दिया तो उसकी नागरिकता छीन लीजिए। अगर कोई पागल हो गया तो उसकी नागरिकता छीनेगी कि नहीं छीनेगी? जरूरी है भैया छीन लेना। वो पागल को अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस, अगर नागरिकता नहीं छीनेंगे, वो ससुरा बन जाएगा, ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेगा, अब पगला लेके ट्रक घूमेगा, ओ मैं निकला गड्डी लेके मातूर तार के निकाल देंगे आप। अरे भाई पगला का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनना चाहिए। पता चला अगर आपने उसको नागरिकता दे रखा है तो पगला बनवा लेगा अपना पासपोर्ट और जहाज में बैठ के कहेगा ओ रे बाप रे, गिरा देगा ससुरा, पायलट को घुस के दांते काट लेगा, क्या करिएगा?
दिक्कत होगा कि तो बताइए, पागल इंसान की नागरिकता रद्द करनी चाहिए कि नहीं? देश विरोधी काम करेंगे तो रद्द करना चाहिए कि नहीं? रद्द कर देना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बहुत जघन्य अपराध कर देंगे तो रद्द कर देना चाहिए कि नहीं करना? उनकी नागरिकता रद्द कर देनी चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं गया? हमारे हिसाब से महिलाओं पर जो एसिड अटैक और रेप जैसी घटनाएं होती हैं, इनसे नागरिकता ही छीन लेनी चाहिए। आप कुछ मत कीजिए, कोई सजा मत दीजिए, बस नागरिकता छीन लीजिए। देखिए उसकी जिंदगी नरक नहीं हो जाएगी तब कहिएगा। उसको कुछ नहीं मिल सकता, कुछ भी नहीं। आप उसको 20 तमाचा मारेंगे ना, पुलिस उसको वैल्यू नहीं देगी। कहाँ का रे? तो देखिए, अगर वो विदेश का रहेगा तो कहेगा ना अमेरिका का नागरिक है। यहाँ कहेगा कहाँ का है तो कहीं का ना है। भाई यहाँ पे कहीं का नहीं है तो एफआईआर कौन नाम पे करेंगे तुम्हारा? एफआईआर के लिए एफआईआर करने वाले का एग्जैक्ट गांव पता होना चाहिए। और जब आप विदेश के नागरिक हैं ये नहीं है, अब भारत ने आपकी नागरिकता छीन लिया, गए कहां से? समझा गया नहीं? पलियर के बानर हो गए आप, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। कोई मकान नहीं दे सकता आपको। आप मकान लेते होंगे, आधार कार्ड मिला होगा कि नहीं? होटल में रहने जाइए, आधार कार्ड लगेगा कि नहीं? ट्रेन में टिकट बुक कराइए, आधार कार्ड मांगता है। हवाई जहाज में बुक कराइए, आधार कार्ड मांगता है। कहीं मांगता है। नागरिकता खत्म, आधार कार्ड गया। चुपचाप चौराहा पे बैठल रहिए। क्या है तो एसिड अटैक किए थे, क्या है रेपिस्ट है, जाइए वहां पे, कौन आएगा 4 तमाचा मारेगा आपको। तो ऐसा कानून मित्रों होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मित्रों होना चाहिए। लेकिन मित्रों अभी हम चुनाव में बिजी हैं, ठीक है? महिलाओं की चिंता बाद में। समझ आ रहा है कि मित्रों? चलिए ध्यान आप गर्ल्स लोग को भी आवाज उठाना चाहिए इसमें, उनकी नागरिकता खत्म कीजिए। और जब तक डर नहीं रहेगा ना, कोई नहीं खिलाफ। आप तनिक विधायक की लड़की को छेड़ के देखिए, हाई मत, फॉर्च्यूनर से कचार देगा आपको आके लेकिन आप एक गरीब मजबूर की अभी बेचारी हाजीपुर में सुप्रिया नाम की उसको इतना बुरा मारा गया उस लड़की को बेचारी। हाँ, सब धीरे धीरे राज खुलता है। लेकिन देखिए, किसी व्यक्ति को किसी बच्ची को मार देना, उसका कितना। और वो लड़की 4 बजे साइकिल से पढ़ने निकलती थी 7 किलोमीटर दूर तक। उसकी हिम्मत को सैल्यूट करते हैं। जहां महिलाओं को पढ़ने नहीं दिया जाता है, वो साइकिल चला के 4 बजे जाते हैं। लेकिन ऐसे लोगों के साथ ऐसा जगह ना, उसको हम क्या कहते हैं? जो पकड़ा गया ना, उसको एक बार यहाँ कोचिंग के गेट पर बांध दीजिए और छुट्टी देंगे तो एक हक तमाशा मारेगा ना, उसका 206 हड्डी कहाँ गायब हो जाएगा पता नहीं चलेगा। समझ में आ गया कि नहीं? लेकिन पुलिस भी अब बहुत हद तक पहुंच चुकी है जांच में, ये थोड़ा ठीक ठाक है। लेकिन जल्दी से जल्दी उसको क्या मिलना चाहिए? सजा। और ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि जिसमें बहुत मतलब, लेकिन अभी भी पूरा 100% केस तो सुलझा नहीं। अब पुलिस का अपना जांच रहता है, क्या रहेगा क्या नहीं। लेकिन नागरिकता समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? किसी व्यक्ति की नागरिकता छीन सकते हैं, किसमें सुरक्षित है? 10 11 में कह रहा है नागरिकता संबंधी कोई भी कानून संसद बनाएगी। कौन बनेगी? और संसद का गृह मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय? नागरिकता की सुरक्षा। नागरिकता की सुरक्षा। प्रारंभ में नागरिकता 5, पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता, भारत छोड़ के पाकिस्तान गया लेकिन लौट के आया 7, विदेश भ्रमण की आजादी, सटला तो गई लो 9, नागरिकता की सुरक्षा, नागरिकता संबंधी कानून संसद 11 में। कौन में? 11। कौन कानून बनाएगा? संसद। किस मंत्रालय की सिफारिश? हमारी नागरिकता छीनी जा सकती है। पगला जाएंगे तो छीनेगा कि नहीं? देश विरोधी काम करेंगे तो छीनेगा कि नहीं करेगा? समझ में आ गया कि नहीं? क्या अब हम भारत में आके देखिए, अभिव्यक्ति की आजादी है वो अलग बात है, लेकिन